Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो आ जाओ ग्रुप थ्योरी के अंदर. आज जो सेशन है इसमें हम कोशिश करेंगे कि लगभग आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूं. थ्योरी वाली सारी चीज़ें जो है थ्योरी वाली वो कवर करवा दूं, और फिर हम जो शाम का सेशन होगा एक वो एक्स्ट्रा लूंगा, उसमें क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे. उसमें हम सवाल करेंगे. ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ. 1 मिनट. वो गजेंद्र कह रहा है कि मेरे वीडियो जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं. कल डाउनलोड किए थे, वो आधे डिलीट हो गए. तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है, अभी बता नहीं सकता एग्जैक्टली. मेरे पास भी जवाब नहीं है. नॉर्मली जब आप लॉग आउट होते हो तो आपके डाउनलोड किए गए वीडियो चले जाते हैं. जब आप ऐप से लॉग आउट होते हैं तो लॉग आउट होते ही आपके जो वीडियो होते हैं डाउनलोड किए वो चले जाते हैं. लॉग आउट जैसे ही आप ऐप से लॉग आउट होते हैं तो ऐप को लगता है कि आप बाहर जा चुके हैं, मतलब आपने ऐप हटा दिए, तो फिर वो चले जाते हैं. और फिर उसके बाद में देखो और कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके बारे में बता पाना मेरे लिए भी नामुमकिन ही है कि क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है. टेक्निकल समझ मेरी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. अच्छा, लॉग आउट पर नहीं जाते. आशीष कह रहा है कि लॉग आउट पर नहीं जाते, अनइंस्टॉल करने पे जाते हैं. तो हो सकता होगा, कुछ तो प्रॉब्लम रहती है. चलो. तो आ जाओ, शुरू करते हैं. कल हम लास्ट टाइम तक पढ़ रहे थे तुल्यकारिता, ये पढ़ रहे थे. थोड़ा सा समाकारिता को ढंग से ऐड और कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसमें 2-3 चीजें काम की चीजें हैं उनकी बात और कर लेता हूँ. अच्छा, राजकिशोर भी कह रहा है कि लॉग आउट पर चले जाते हैं. वो कह रहा है लॉग आउट पर चले जाते हैं. हमें जो कंपनी ने बताया वो ये है कि जब कोई लॉग आउट करेगा तो उसके वीडियो जो होंगे वो डिलीट हो जाएंगे. कंपनी का जो टेक्निकल पॉइंट, हमें जो जानकारी थी, ज़्यादा जानकारी हम भी नहीं ले सकते क्योंकि कोई काम की भी नहीं है. तो हमने उनसे पूछा अभी वीडियो क्या होता है, चले जाते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि जैसे आप लॉग आउट करेंगे वो वीडियो चले जाएंगे. हाँ, चलो. तो हम समाकारिता पढ़ रहे थे. तो समाकारिता यानी होमोमॉर्फिज्म. 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 अब वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों में मतभेद है. आप में से कई लोग कह रहे हैं कि अनइंस्टॉल करने पे जाते हैं, लॉग आउट करने पे नहीं जाते. तो शायद हो सकता है हैंडसेट के साथ ये वेरी करता हो. हैंडसेट के साथ वेरी करता हो, इस हैंडसेट में ये कर रहा हो, किसी और हैंडसेट में कुछ और कर रहा हो, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेसिफिक होते भी हैं हैंडसेट. तो हैंडसेट के साथ मतलब जो कंपनी है आपकी मोबाइल कंपनी, उसका भी फर्क पड़ता होगा. थोड़ा हो सकता है कि जो वर्जन है आपका एंड्रॉइड का, उसका भी कुछ फर्क पड़ता होगा. थोड़ा अलग अलग रहता है ये टेक्निकल चीजें. चलो वापस आते हैं. समकारिता में हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो ग्रुप है, जी और जी स्टार, या जी डैश नाम दे दो, संक्रिया ओ. तो अगर इनके अंदर एक फलन परिभाषित किया जा सकता है जो इस प्रकार से काम करे कि संक्रिया करके प्रतिबिंब ले, मतलब संयोजन का प्रतिबिंब ले, या प्रतिबिंब का संयोजन ले, बराबर होगा. प्रतिबिंब का संयोजन और संयोजन का प्रतिबिंब,
और हर अवयव ए बी के लिए ये बात सत्य हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार सत्य हो, हर ए बी के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है। इसी बात को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं और ये समाकारी कहलाता है। एफ को हम समाकारी कहते हैं। ठीक है। अब फलन है तो फलन वाली कुछ बातें भी होंगी, जैसे फलन होता है तो एक एक ही भी होता है, आच्छादक भी होता है। तो इसके आधार पर थोड़े से 2-3 नाम और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर समाकारिता तो देखो यहाँ तक हो ही गई है, समाकारिता तो यहाँ तक पूरी हो ही गई है। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स और मिला देते हैं कि अगर मान लो समाकारिता मतलब फलन का ही नाम समाकारिता है, फलन का नाम ही समाकारिता है। ये जो फलन है जो ऐसा करता है, जो ऐसा स्पेशल फलन है, जो इस टाइप का आउटपुट देता है, इस तरीके से काम करता है, उस फलन का नाम समाकारी है। दो ग्रुप के बीच में अगर कोई फलन है और वो ये कारनामा कर दिखाता है, ये चीज है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इसका नॉर्मल फलन तो बहुत है, कल मैंने बताया था कि फलनों की संख्या बहुत तादाद में बनती है, लेकिन बात यह है कि खास ये वाला जो गुण है, इस गुण को अगर कोई फलन दिखाता है तो उसको हम एक नया नाम दे देते हैं समाकारी फलन, या खाली समाकारी बोल दो तो भी चल जाएगा। ये खास बात शो करने वाले फलन को एक नया पदम विभूषित कर दिया हमने, इसको यूं समझिए, एक नया नाम दे दिया, पद्मश्री दे दिया कि भाई ऐसा कर रहा है, इसका नाम रहेगा आज से समाकारी। तो अब इस है तो फलन ही ना, है तो फलन ही ना। भारत रत्न भी अगर किसी को मिलता है तो रहता तो इंसान ही है। भारत रत्न अगर किसी को मिल जाता है तो रहता तो इंसान ही है। इंसान वाले गुण थोड़ी चले जाते हैं। तो सेम वही बात है तो फलन ही ना। समाकारी है क्योंकि खास है, ऐसा कुछ खास ये शो कर रहा है, इसलिए इसको हमने समाकारी नाम दे दिया। बात की है तो फलन ही ना, और फलन में एक एक ही और आच्छादक के गुण हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अगर यदि समाकारिता है प्लस एक एक ही है, एक एक ही है, एक एक ही मतलब एक से एक, 1-1 इसमें काम कर रहा है, तो हम इसे एक एक की समाकारिता कहते हैं। समाकारिता प्लस एक एक की, ये दोनों मिल जाए, समाकारी तो है ही है, एक एक की और मिल जाए तो इसका नाम पड़ जाता है एक एक की समाकारिता। याद रखिए समाकारी कोई और नहीं, फलन ही है, जो एक खास प्रकार का फलन है तो फलन ही, खास प्रकार का, बस इतनी बात है, बाकी है तो फलन ही ना। और फलन है प्लस एक एक ही है तो इसको हम कहते थे एक एक की समाकारिता, एक एक की समाकारिता। ठीक है। अगर ये आच्छादक हो गया, समाकारी हो गया प्लस आच्छादक हो गया, ये मैंने किया एक एक की प्लस समकारिता, एक एक की प्लस समाकारिता। फिर से बार बार दोबारा बोल देता हूं, समाकारिता का मतलब होता है एक फलन जो इस शर्त को पूरा करता है। ऐसा फलन जो इस शर्त को पूरा करता है उसे समाकारी कहते हैं। तो एक एक की प्लस समाकारिता इक्वल्स टू एक एक की समाकारिता। ऐसे ही एक नाम और ऐड हो सकता है, आच्छादक। कोई फलन आच्छादक हो प्लस समाकारी हो, तो इसे आच्छादक समकारिता कहते हैं। आच्छादक समाकारिता कहते हैं। एक और हो जाता है जब मान लो कोई फलन तीनों ही शर्तें पूरी कर जाए, मतलब एक एक की भी हो, आच्छादक भी हो, समाकारी भी हो, तीनों हो, जो कि हमने कल पढ़ा था। एक एक की भी हो, आच्छादक भी हो, और उसका महत्व मैंने बता भी दिया था, क्यों एक एक आच्छादक के होने से क्या फायदा आपको मिलेगा। जब कोई फलन एक एक की आच्छादक और समाकारी तीनों हो तो उसका खास इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसे हम कहते हैं तुल्यकारिता। तुल्यकारिता। हाँ, इंग्लिश में जो नाम है वो इसके रहते हैं मोनोमॉर्फिज्म, इसे कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म।
इसे कहते हैं इपोमॉर्फिज्म, और इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। तो ये 3 तरह के आपके, भाई समाकारी तो हो ही गया, अब समाकारी में थोड़ा सा तड़का लगा रहे हैं कि एक एक की और हो जाए तो समाकारी हो, प्लस एक एक की हो तो एक एक की समाकारिता, आच्छादक हो तो आच्छादक समाकारिता, एक ही की आच्छादक दोनों हो तो तुल्यकारिता, तो एक एक की आच्छादक प्लस समाकारिता इक्वल्स टू तुल्यकारिता। अब एक चीज और कर सकते हैं कि दो अलग अलग ग्रुप के अंदर परिभाषित न करके खुद से खुद के अंदर परिभाषित करें, तो मतलब जी का ही अवयव लें और जी का ही अवयव बनाएं, मतलब दोनों ही जी हो, तो जी से जी का आइडिया लें तो बाहर जाए ही ना। यदि जी और जी डैश बराबर हो, अलग अलग ना ले, दोनों सेम ले, तो क्या होगा, यानी आपका एफ जो है वो अब जी से जी में ही जा रहा है, जी से जी में ही जा रहा है, शर्त पूरी कर रहा है, बिल्कुल शर्त पूरी कर रहा है, जो समाकारिता वाली शर्त है वो खुद से खुद के अंदर ही पूरी कर रहा है। इस बार कोई दो ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, इसलिए संक्रिया सेम आ गई, क्योंकि एफ ए बी जो है वो भी अभी ग्रुप में ही है, और जो फलन बन के आएगा वो भी उसी ग्रुप में आएगा, तो बाहर कोई नहीं है, यानी यही बिंदु है, यही फलन के मान है, बिंदु भी वहीं से ले रहे हैं और जो आंसर आ रहे हैं वो भी वापस उसी में आ रहे हैं, तो संक्रिया दोनों सेम हो गई, है ना, दो ग्रुप है ही नहीं, एक ही ग्रुप कर दिया। इससे कहते हैं, देखो समाकारिता वाली शर्त अभी भी वही है, शर्त वही है, बस जो चेंज हुआ है वो हमने जी डैश को हटाकर जी कर दिया, तो इस केस को हम कहते हैं अंतःकारिता, मतलब अंदर ही अंदर हो गया, बाहर कुछ गया ही नहीं, अंतःकारिता, अंतःकारिता, अंतः मतलब अंदर, बाहर गया ही नहीं, अंदर से अंदर ही कारित हो गया, अंदर से अंदर ही कारित हो गया, बाहर नहीं गया। इंग्लिश में कहते हैं इंडोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म। अब इसके साथ भी वही शर्तें लगा दें कि अगर ये एक एक की आच्छादक भी हो जाए, समाकारी तो है ही है, अगर ये एक एक ही हो जाए प्लस आच्छादक हो जाए और समाकारी हो जाए, तो हम इसे कहते हैं स्वकारिता, 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 ऑटोमॉर्फिज्म। और यहां से हमारी सीमाएं समाप्त होती है, यहां से आरपीएससी की सीमाएं समाप्त होती है। बस हम इसके बारे में ज्यादा बहस या बातचीत नहीं करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या काम आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सीमाएं समाप्त हो गई है, यहाँ से हमारी सीमाएं समाप्त हो गई है, और जो बड़े एग्जाम है, जो उससे ऊपर वाले कॉलेज लेक्चरर वाले एग्जाम है, उनकी सीमाएं शुरू होती है, मतलब वो सीमाओं में शामिल हो जाता है, फिर स्वकारिता फिर उनमें चली जाती है। तो हम अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ग्रुप इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आने वाले अगर आप 10 साल भी पढ़े तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कुछ ना कुछ छूट ही रहा है, बहुत कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ छूट रहा है। तो सीमाओं को तय करते हुए, जैसे जीके है, कोई सीमाएं नहीं है, जितना चाहे उतना पढ़ लो, सेम मैथ में भी ऐसा ही है, अनंत सीमाएं हैं चीजों की, लेकिन हमें बांधना होता है कि कहाँ तक हमारा सिलेबस है और कहाँ हमें रुकना है। तो हम यहाँ पे स्वकारिता पे आके ब्रेक दे देते हैं, क्योंकि स्वकारिता पे सवाल नहीं पूछे गए हैं अब तक। जो सवाल पूछे जाते हैं यूजीटी पीजीटी तक की बात करें तो सिर्फ तुल्यकारिता तक ही बंदा जाता है, उससे आगे नहीं जाता। हाँ, कभी परिभाषा पूछी हो तो बात अलग है, उसके अलावा कभी उससे ज्यादा गहराई में नहीं गए। तो हम यहाँ पे सीमाओं को समाप्त मानते हुए इसको रोक देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछली बार सिलेबस बढ़ाया गया था, उसमें थोड़ी सी सीमाओं को और आगे बढ़ा दिया, उसकी बात करते हैं। लास्ट टाइम जो सिलेबस चेंज हुआ था और उसमें एक चीज और बढ़ा दी थी, जिसका नाम था कॉन्जुगेसी।
अब दिक्कत आएगी कि इसका हिंदी में नाम क्या होगा, हिंदी में नाम क्या होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ ये पीजी के टॉपिक है। पीजी वाले टॉपिकों को पहली बार ग्रेजुएशन वाले सिलेबस में ऐड कर दिया था एज ए ग्रेजुएशन टॉपिक के नाम से, ग्रुप को बढ़ा दिया था। ग्रुप जितना था वो सिर्फ यहाँ तक ही था, स्वकारिता तक, और स्वकारिता तक उसको बढ़ा के बाद में कंजुगेसी और डाल दिया। अब कंजुगेसी डालते ही फिर मामला बड़ा हो गया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो गया। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हाँ, मैं हिंदी में देख दूंगा क्या कहते हैं, क्योंकि मोटा मोटी इंग्लिश का ही टॉपिक है। तो क्या है कॉन्जुगेसी? सबसे पहले कॉन्जुगेसी को पढ़ने से पहले दो चीजें और पढ़ते हैं। एक है परसामान्यक, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर, इसे परसामान्यक, वैसे तो हिंदी में इनका कोई नाम नहीं होता, ये सिर्फ शब्दकोश से जाकर इसको ठीक किया गया। शब्दकोश में चले गए, नॉर्मलाइजर का मतलब निकाला, जो हिंदी में बना वो डाल दिया। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है कि परसामान्यक इसका स्टैंडर्ड नाम है। हो सकता है कि कोई और नाम भी इसका हिंदी में दिया जा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड नाम ये है। नॉर्मलाइजर जो है वो स्टैंडर्ड नाम है। अब हिंदी में तो फिर वही होता है कि वोकेबलरी में गए, वहां देखा नॉर्मलाइजर को हिंदी में क्या कह सकते हैं, हर वोकेबलरी अलग अलग बताती है, वहां से कुछ उठा लिया और वो नाम हिंदी में चिपका दिया। तो इसलिए हिंदी की थोड़ी सी गारंटी कम रहती है शब्दों की, कि वो एकल शब्द रहेंगे, वो अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंग्लिश वाला नाम सही रहेगा नॉर्मलाइजर। ठीक है, नॉर्मलाइजर क्या है? एक उपसमुच्चय का नाम है, ये एक उपसमुच्चय है। है ना? अब तो थोड़ा हिंदी के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, भाई हिंदी को अगर मान लीजिए दर्जा मिल दिया जाए ना, अगर दर्जा दे दिया जाए हिंदी को कि भाई हिंदी ज़रूरी है, अनिवार्य है, तो धीरे-धीरे क्या होगा, हिंदी में भी स्टैंडर्डाइज़ेशन आ जाएगा, मानककरण आ जाएगा। मानककरण का मतलब हर चीज़ को एक नाम पकड़ के फिर हम तय करने लग जाएँगे कि ये नाम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदी का अपने भारत में जिसकी भाषा है वहीं पे विरोध है। हमारे पूरे भारत में अगर हम हिंदी की बात करें तो भयंकर विरोध है ना? तो हिंदी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जब भाषा खुद ही संघर्ष लड़ रही है अपने एक्सेप्टेंस के लिए, तो फिर उसका स्टैंडर्डाइज़ेशन कोई क्यों करेगा? और क्यों, पहली बात है कि कोई मानेगा, नहीं मानेगा, इस चक्कर में वो उसको क्लोज़ ही कर देते हैं। और हमारे में भी अब देखा है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे-जैसे भी पीछे 5 साल, 6 साल से आप पीछे मुड़ के देखें, तो हिंदी मीडियम जो है वो जल्द लापता होने वाला है। बहुत बड़ा तबका जो था पहले, आज 2013-15 तक की भर्ती की बात करते थे, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत रेयर आते थे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। अब जैसे 2018-2021 आया तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे आने लग गए जो इंग्लिश मीडियम के हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब जो मैं अपने परिवार में एक छोटा-सा अगर विश्लेषण करूँ तो देखता हूँ कि मेरे परिवार का हर बच्चा, मेरे परिवार का, मेरे भाई का लड़का हो, चाहे मेरे चाचा, मामा, मेरे मामा का लड़का हो, उनके बच्चे पढ़ रहे हो, सबके सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में, सबके सब, ऑल टोटल। सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में। यानी अब जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद में मोटा-मोटी इंग्लिश मीडियम का प्रतिशत 80 से 90 पहुँच जाएगा। अब सिर्फ़ हिंदी मीडियम वही बच रहा है, आज के टाइम की परिभाषा ये है ना? बुरा है लेकिन ये सच है कि आज के टाइम की हिंदी परिभाषा वो है कि जिसके पास अगर रिसोर्सेज़ कम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसी का बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। उसी का बच्चा ही हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। मजबूरी है, या तो आस-पास में कोई स्कूल नहीं है ढंग की, है ना? वरना तो हर बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही जा रहा है। तो आजकल लगभग-लगभग, और दूसरा ये हो गया है कि जो भी माँ-बाप है, वो कैसे न कैसे कुछ भी करके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही डालना चाहते हैं। स्कूलों को देखिए, गाँव की जो स्कूलें हिंदी मीडियम हुआ करते थे, अब चाहे वो पढ़ाए चाहे अभी भी हिंदी में, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम चेंज करके इंग्लिश मीडियम कर लिया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्योंकि जो गार्जियन है, वो डिमांड करने लग गया है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा। मेरा बच्चा अब इंग्लिश में पढ़ेगा। तो आने वाला समय जो है, आने वाले ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर 5 साल में देखें तो प्रतिशत बढ़ जाएगा। इंग्लिश मीडियम बच्चों का प्रतिशत, क्योंकि पीछे से तो ठीक आ ही रहा था। अभी जो मेरी जनरेशन है, मेरी जनरेशन अगर ये जो अभी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ये जब 10 या 12 साल बाद कॉलेज में पहुँचेगा, तब तक लगभग-लगभग ये लगता है कि बहुत बड़ा प्रतिशत इंग्लिश मीडियम का हो चुका होगा। हिंदी मीडियम लगभग गायब होने के कगार में हो जाएगा। हाँ, नहीं वो अब हो गया है, नहीं
तो ये शायद ये लग रहा है क्योंकि आने वाले समय में हिंदी मीडियम होगा उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, आप ये तो शायद अलग चीज़ देखें, आप एक बड़ा चीज़ देखेंगे, किताबें जो है, जो बुक्स है, मेरे पास आज शायद कम से कम 2-3 हज़ार बुक्स होंगी। 2-3 हज़ार बुकों में से हाथ में गिनूँ 40 या 50 बुक्स ऐसी होगी जो हिंदी में होंगी। 2-3 हज़ार बुकों में से 40-50 बुक्स निकाल दीजिए जो हिंदी की है। बाकी बची हुई सारी की सारी किताबें इंग्लिश में है, मिलती ही नहीं है। हिंदी की किताबें मैंने सारे इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लिया कि कहीं मुझे हिंदी किताब मिल जाए। हिंदी किताब लिखते ही नहीं है लोग। राइटर्स जो हैं वो हिंदी किताब लिखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक तबका है, एक थोड़ा-सा तबका है, वो हिंदी मीडियम किताब खरीदता है। तो इतनी प्रतियाँ बिकती नहीं है। आज इंग्लिश मीडियम किताब छापेंगे तो पूरे भारत में छप जाएगी और पूरे भारत में सेल आउट हो जाएगी। क्योंकि हिंदी मीडियम है कौन-कौन? हिंदी मीडियम में अगर बात करें तो राजस्थान है, ठीक है? हरियाणा में भी नहीं चलता, हरियाणा में भी खाली 10 तक है, उसके बाद में 11th-12th इंग्लिश मीडियम होता है वहाँ पे। वहाँ पे हिंदी मीडियम हटा ही देते हैं। तो 11th-12th जो साइंस लेके बैठा है, उसको 11th-12th इंग्लिश मीडियम में ही करनी पड़ेगी, चाहे 10th वो हिंदी मीडियम में हो। तो वहाँ से तो वो हट ही गया। तो हरियाणा में गायब है, पंजाब में गायब है, बचता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 3 स्टेट बचते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी आबादी अब धीरे-धीरे इंग्लिश मीडियम की आने लग गई है। तो हिंदी मीडियम किताब छापने वाला सोचता है कि एक छोटी-सी टारगेट पॉपुलेशन है, उसके लिए क्यों किताब छापूँ? पहले इंग्लिश में छापो, फिर हिंदी में छापो, इससे अच्छा है कि इंग्लिश में ही छाप दो। तो मोटा-मोटी वो इंग्लिश में आना शुरू हो गया। तो किताबें खत्म सी हो गई है हिंदी मीडियम के लिए। कुछ जो पुरानी किताबें बची है बस वही हिंदी मीडियम में चल रही है। बाकी आपको पढ़ना है, अच्छी किताब पढ़नी है, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। हाँ, तो बता रहे ना ये समस्या आने वाली है और मैं तो कहूँ एक तरफ हो जाओ, कोई बुरा नहीं है, चलो बुरा नहीं है, छोड़ो। इंग्लिश मीडियम की तरफ हो जाओ, इंग्लिश की तरफ हो जाओ। हिंदी की तरफ हो जाओ, हिंदी की तरफ हो जाओ। ये मिक्स वाला जो सिस्टम है ना, ये जो खराब सिस्टम है, इससे दूर हो जाओ। ये जो गंदा है ना, इसके बीच में जो फँसा के छोड़ दिया है, ना हिंदी का छोड़ा, ना इंग्लिश का छोड़ा, ये घर का ना छोड़ा, घाट का छोड़ा, ये वाला सिस्टम खराब है। एक तरफ कर दो, कोई बुराई नहीं है। मातृभाषा छोड़ने के लिए तैयार है, इंग्लिश में कर दो, बात खत्म। बट पढ़ाने का तो कुछ तरीका हो कि भई हाँ, ठीक है, हिंदी मीडियम हिंदी में टेस्ट डाल देते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में टेस्ट डालिए। इंग्लिश में डाल देते हैं तो हिंदी मीडियम वाले शुरू हो जाते हैं सर हिंदी में टेस्ट डालिए। कोई चीज़ इंग्लिश में समझा दी तो हिंदी मीडियम वाला सर हिंदी में समझाइए। हिंदी में समझा दी तो सर इंग्लिश में समझाइए। एक मिक्स अप सा हो गया ऐसा कि जहाँ ना घर के हैं ना घाट के। समझ में नहीं आता कि किसमें समझाएँ और किसमें नहीं समझाएँ। नॉर्मलाइज़र या उपसमुच्चय। तो नॉर्मलाइज़र या परसामान्य एक उपसमुच्चय होता है ग्रुप जी का, एक खास प्रकार का। इसमें खास बात ये है नॉर्मलाइज़र में, इसमें खास बात ये है कि ये एक अवयव से बना हुआ समुच्चय, एक अवयव ए से बना हुआ समुच्चय। ये एक समुच्चय ए से बना हुआ अवयव है। मैं तो जैसे इंजीनियरिंग की बताता हूँ, मैं इंजीनियरिंग करने गया था तो 12th में हिंदी मीडियम से था। 12th हिंदी मीडियम से था, जब इंग्लिश मीडियम में जब मैं गया इंजीनियरिंग में, तो पहले कम से कम लगभग 7-8 महीने मानिए, पहले 7-8 महीने मैं ये देखता ही नहीं था कि बोर्ड पे कोई क्या पढ़ा रहा है। मेरे लिए तो माथापच्ची ये हो रही थी कि मैं कैसे अपना धर्मांतरण करूँ और कैसे मैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम में चला जाऊँ, कैसे मैं हिंदी से इंग्लिश में चला जाऊँ। ये मुझे बहुत परेशानी लेनी पड़ी कि हिंदी से इंग्लिश आने लग जाए मुझे, मैं लिख तो पाऊँ कम से कम, जो मैं सोच पा रहा हूँ, जो मुझे पता है, वो लिखना तो आए मुझे, क्योंकि यहाँ तो लिखने के नंबर मिलते हैं। ऑब्वियसली बात है, पेपर तो लिखने का ही होता है। आपको क्या आता है ये थोड़ी पूछा जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं ये इसके नंबर मिलेंगे। तो पहले 6-8 महीने मेरी इंजीनियरिंग में इसी बात में बीते कि मैं कैसे न कैसे इंग्लिश में चीज़ों को लिख पाऊँ। सोचो 8-8 महीने। तो इस माथापच्ची में अच्छा फिर क्या हुआ, फिर 4 साल मैंने वो किया। 4 साल करने के बाद जब मैं बाहर आया, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो बच्चे हिंदी माँगते थे। फिर मैंने दोबारा धर्मांतरण किया, दोबारा मैं इंग्लिश से हिंदी में आया पढ़ाने के लिए। फिर मैंने एमएससी की, मैं दोबारा इंग्लिश में चला गया। ऐसे ही भाषाओं के साथ चलता रहा, तो दोनों ही भाषाओं में अब बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी होती है, जो इंडिया में है। लोग कह देंगे नहीं क्या है 2 भाषा बिल्कुल सीखी जा सकती है। बिल्कुल सीखी जा सकती है, 2 नहीं 10 सीखी जा सकती है। लेकिन कितने लोग हैं जो 2 भाषाएँ सीख जाएँगे? और हम भाषाएँ क्यों सीखें? हमें एक चीज़ में बेहतर होना है, एक चीज़ में बेहतर होना है। अगर मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इंग्लिश से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे हिंदी से कोई प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ एक भाषा रहे ताकि बच्चे को बार-बार ये शिफ्टिंग नहीं खेलना पड़े, ये गेम नहीं खेलना पड़े।
कभी वो हिंदी में जा रहा है, कभी वो इंग्लिश में जा रहा है, कभी वो हिंदी में, क्योंकि जिस भाषा को वो जानता है उसी भाषा के सार को वो समझ पाता है। दूसरी भाषा के सार को समझना इतना आसान नहीं होता, और होता भी है तो उसके जीवन के 10 से 15 साल चले जाएंगे किसी दूसरी भाषा के सार को पकड़ने में। बोलना सार पकड़ना नहीं है। अगर मुझे इंग्लिश बोलने भी लग गया तो भी मैं इंग्लिश में उतनी गहराई कभी नहीं ला पाऊंगा जितनी मैं अपनी खुद की भाषा में ला पाता हूँ, क्योंकि वो मैंने बचपन से सीखी है, उसको फील की है, उसके शब्दों को मैं फील करता हूँ। जिस भाषा के साथ मैं पला बड़ा हूँ उस भाषा के अर्थ को मैं समझता हूँ, फील करता हूँ। किसी दूसरी भाषा के शब्द है वो मेरे लिए, फीलिंग नहीं है। फीलिंग तो मुझे मेरी भाषा से आएगी, और जब तक मैं इंग्लिश में फीलिंग लाऊंगा तो हिंदी उपचुक हो जाएगी। ये बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी लड़ाई अब यही चल रही है, खासकर जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो सबसे ज्यादा परेशान है। और आने वाले टाइम में 5 या 6 साल बाद में हिंदी मीडियम वाला बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होगा। आज आज इंग्लिश मीडियम वाला परेशान है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, हिंदी मीडियम मेजोरिटी में है। कल 5 साल बाद में ये पैरा पलट जाएगा, उसके बाद में आप देखिएगा हिंदी मीडियम वाला प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो माइनॉरिटी में चला जाएगा तब वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो चलो नॉर्मलाइजर की बात करते हैं। नॉर्मलाइजर क्या होता है? नॉर्मलाइजर एक उपसमुच्चय का नाम है, ऐसा उपसमुच्चय जो किसी एक अवयव ए पर बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ ए क्या है? ए इस प्रकार से अवयव है जो ग्रुप का ही कोई अवयव है। आपको वो सभी अवयव चुनने हैं जो ए के साथ क्रमविन में है, जो ए के साथ क्रमविन में है। इसे कहते हैं ए का नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ए। नॉर्मलाइजर नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए का, हाँ तो भैया 8 साल तक अपनी भाषा सिखा के 8 साल के बाद में 9वीं में बच्चा जाएगा, उसे कहेंगे अब इंग्लिश पढ़ो, तो उसकी आने वाले दो अधिकतर बच्चों की पढ़ाई छूटने का सबसे बड़ा या पढ़ाई में कमजोर रहने का, इंजीनियरिंग में चाहे आप सर्वे करवा सकते हो, इंजीनियरिंग में सर्वे करवाया जा सकता है कि पढ़ाई खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो ये है वो भाषा का रूपांतरण। जैसे वो इंजीनियरिंग में जाता है हिंदी मीडियम वाला बच्चा पिछड़ जाता है, क्योंकि वो पूरे 4 सालों के दौरान इंग्लिश के साथ एडजस्ट हो ही नहीं पाता। अगले 4 सालों तक वो इंग्लिश के साथ एडजस्ट हो ही नहीं पाता। ना तो कोई कॉलेज उसको इस तरीके से कोई मदद देती है जिससे उसकी इंग्लिश बेहतर हो सके, ना कोई और तरीका होता है। तो वो 4 साल तक इंग्लिश से लड़ता ही रहता है, परेशान ही होता रहता है। और ये सबसे बड़ी मुश्किल हालात जो है होता है। फिर उसका इंजीनियरिंग में फोकस होता ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं होता कि इंजीनियरिंग में कोई क्या पढ़ा रहा है। उसका फोकस ही होता है कि कैसे मैं ये जो पढ़ रहा हूँ उसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगा। वो पूरे 4 साल हिंदी को इंग्लिश में बनाने में ही गुजार देता है। वो पढ़ता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है। इसलिए ऐसे इंजीनियर तैयार होते हैं। एक बड़ा कारण जो है ये है। और वहीं अगर कोई पहले से इंग्लिश मीडियम का होता है तो उसका ये झंझट खत्म हो जाता है। इसलिए देखो आज के जो गार्जियन है, आज का जो भी गार्जियन है वो पीड़ित है इस चीज से। हिंदी और इंग्लिश के ये जो कन्वर्जन है ना, इससे सबसे ज्यादा पीड़ित है। फॉर एग्जाम्पल आप यूं मानिए कि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और आप बैंक में नौकरी लग गए, आपकी जिंदगी वहां भी दूभर है। वहां पे भी आपकी जिंदगी दूभर है, क्योंकि वहां पे जो भी मेल आपको लिखने हैं, जो भी आपको रिप्लाईज करनी है, वो सब इंग्लिश में करनी है और बहुत अच्छी इंग्लिश में करनी है, जो कि इतनी अच्छी इंग्लिश आपकी है ही नहीं। अब आपको रिप्लाई हिंदी हिंदी में कर ही नहीं सकते, आप इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, तो वहां पे आप हर दिन परेशान होते हैं। हर दिन आप लोग वहां परेशान है, नौकरी कर रहे हैं फिर भी परेशान है। क्यों? मेल के जवाब आपको इंग्लिश में देने। फिर वो जो गार्जियन है, जो पीड़ित है, वो अपने बच्चे को कुछ भी करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करवाता है कि नहीं, मैं झेल रहा हूं, मेरा बच्चा ना झेले, मेरा बच्चा इसमें परेशान ना हो। है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम है ये। या तो उसका कोई सॉल्यूशन हो कि आप इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ाओ बच्चे को कि बच्चा इंग्लिश में 1 साल आप बीच में जो पढ़ाई है, 8वीं है या 9वीं है, 1 साल संस्कृत सब बंद कर दो, 1 साल उसको इंग्लिश ठीक करवा दो, 1 साल इंग्लिश ठीक करा दो और फिर उसको तैयार कर दो। 6 महीने बीच में गैप लगवा दो कि 6 महीने बच्चों की इंग्लिश क्लासेस लगेंगी, इंग्लिश में उनको ठीक किया जाएगा और उसके बाद में उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। कुछ तो करो, सीधा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सीधा 8वीं 10वीं 12वीं, 12वीं के बाद में सीधा उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या कॉलेज में डाल दिया, सब कुछ इंग्लिश में। वो समझ ही नहीं पा रहा प्रोफेसर क्या बोल रहा है, वो जो पढ़ा रहा है वो उसकी आवाज ही नहीं समझ पा रहा कि वो समझाना क्या चाहता है, वो कहना क्या चाहता है, किताबों में क्या लिखा है। वो देख के किताबों को डर रहा होता है कि कैसे मैं इसको पढ़ूंगा, कहाँ से पढ़ना शुरू करूं। है ना, तो ये बड़ा इश्यू जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम की जो है ना, वो यही है कि इंग्लिश के साथ आदमी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो परेशान हो रहा है। अच्छा, ए जो है वो जी का अवयव है, बाहर से कुछ नहीं जाएगा।
ये बात तो मैंने कह ही दिया। यहाँ के लोग यहीं मरेंगे और यहीं जलाए जाएंगे। ए जो है वो जी का अवयव है, फिक्स अवयव एक ले लिया, एक फिक्स अवयव हमने ए ले लिया। फिर हम ग्रुप में गए और जाके देखा कि ग्रुप में कौन कौन अवयव ऐसे हैं जो ए के साथ क्रम विनिमय है, जो ए के साथ क्रम विनिमय है, उन सबको हमने एन ए के अंदर इकट्ठा कर लिया, उन सबको हमने एन ए के अंदर इकट्ठा कर लिया। हम गए जी के पास और जी में जाके देखा कौन कौन अवयव है जो ए के साथ क्रम विनिमय है, और उनको ले जाके एन ए के अंदर डाल दिया। यानी कुछ ऐसा कर रहे हैं हम। ये रहा हमारा जी, यहां से हमने कोई अवयव उठाए, यहां से हमने अवयव उठाया कोई भी, उसे ले जाके चेक किया कि क्या वह ए के साथ क्रम विनिमय है। जवाब आएगा यस या नो। अगर नो में आता है तो बाहर डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, तो इस शर्त को जो पूरा करेगा वो यहां आ जाएंगे। अब एक बात तो पक्की है कि एटलीस्ट कुछ अवयव की तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि जो होंगे, जैसे ई, जी के पास ई होगा, जी के पास ई होगा, और ई जो है वो इस शर्त को पूरा करेगा, क्योंकि ई तो हर किसी के साथ क्रम विनिमय होता है, ई ए बराबर ए ई, तो यहां और कोई हो ना हो, ई तो पक्का है, ई तो यहां पक्का है। अच्छा, फिर ए भी पक्का है, खुद ए के साथ, क्योंकि ए भी तो जी का अवयव है, तो वो भी यहां से लिया गया होगा, तो ए लिया गया होगा तो ए भी यहां आएगा, क्योंकि कोई और किसी के साथ क्रम, खुद तो अपने साथ क्रम विनिमय होता ही है, अपने साथ तो क्रम विनिमय होता है, तो ए बराबर ए होगा, एक ई होगा, तो एटलीस्ट इसमें कुछ और हो ना हो, ए और ई तो पक्के। एक इसका प्रतिलोम हो जाएगा, ए का जो प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये दावा नहीं ठोक सकते कि अवयव और प्रतिलोम अलग अलग है या नहीं है, हो सकता है दोनों सेम हो सकता है अलग अलग हो। अगर अलग अलग है तब तो ये दोनों अवयव आपको यहाँ मिल जाएंगे, अगर दोनों सेम है तो फिर एक अवयव ए जो है वो यहाँ मिलेगा। कई केस में ऐसा भी तो होता है ना, अवयव खुद ही प्रतिलोम होता है, अपना अपना ही प्रतिलोम होता है, तो जब अपना प्रतिलोम होगा तो वही ए होगा और वही ए इनवर्स होगा, तो फिर वो एक ही हो गया। हाँ, अगर प्रतिलोम अवयव ए का प्रतिलोम अलग है तो ए भी यहाँ होगा, ए का इनवर्स भी यहाँ होगा, तो इस तरीके से एन ए के पास एटलीस्ट खाली तो नहीं होगा, इतना तो पक्का है खाली नहीं होगा। और एक कमाल की बात यह है कि जो एन ए होता है वो सब ग्रुप होता है जी का, एन ए सब ग्रुप होता है, उप समूह होता है जी का। नॉर्मलाइजर हमेशा सब ग्रुप होता है जी का, नॉर्मलाइजर हमेशा एक सब ग्रुप होता है जी का। तो आप देख सकते हैं कि हर अवयव का एक नॉर्मलाइजर बन सकता है, हर अवयव का एक नॉर्मलाइजर बनाया जा सकता है। नॉर्मलाइजर कौन है? उस एक खास सेट का नाम है जिस सेट में वो अवयव शामिल है जो ए के साथ क्रम विनिमय है। अब एक बात क्लियर है, अगर जी अबेलियन हुआ तो, अगर जी अबेलियन हुआ तो इसका मतलब है अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप में तो हर कोई क्रम विनिमय होता है, तो फिर तो पूरा का पूरा एन ए बराबर आ जाएगा जी। यदि जी क्रम विनिमय है, अगर जी क्रम विनिमय है तो आपका नॉर्मलाइजर पूरा का पूरा जी के बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा जी के बराबर हो जाएगा, एन ए बराबर जी हो जाएगा, क्योंकि तब तो क्रम विनिमयता है, क्रम विनिमयता है तो सारे अवयव क्रम विनिमय होंगे, तो फिर हर अवयव जो है वो ए के साथ क्रम विनिमय होगा, तो पूरा का पूरा एन ए भर जाएगा जी से, तो एन ए बराबर हो जाएगा जी। अदरवाइज जी क्रम विनिमय नहीं है तो फिर मामला थोड़ा सा अटकेगा कि भाई कौन पूरा कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तब हम कह सकते हैं भाई सबसेट बनेगा, कितना बनेगा, फिर रुचि का कारण बनता है, इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ भाई, वरना तो एन ए बराबर जी हो जाएगा, एन ए का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। नॉर्मलाइजर का तभी मैंने आपको बताया था कि जो क्रम विनिमय ग्रुप होते हैं उनमें सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है, उनमें कोई सस्पेंस नहीं रहता। क्या सस्पेंस रहा? हमने नॉर्मलाइजर बनाया, इतना सुंदर बनाया, अगर जी क्रम विनिमय हो गया, कौन नॉर्मलाइजर? कुछ ही नहीं है, एन ए बराबर जी,
तो वो जी में जाके मिक्स हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर जी क्रम विनिमय नहीं है तो फिर इंटरेस्ट रहेगा कि कौन कौन एन में गया, कौन नहीं गया, कौन ना, कौन हाँ। ठीक है ना। अगला, इसके बाद में आता है सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर सेंट्रलाइजर या ग्रुप का केंद्र, सेंटर ऑफ द ग्रुप। सेंटर ऑफ द ग्रुप या केंद्र, ग्रुप का केंद्र। जिसे आप जेड जी से दर्शाएंगे। ये भी एक समुच्चय का नाम है, यह भी एक समुच्चय का नाम है, ये भी एक समुच्चय का नाम है। ग्रुप का केंद्र जेड बराबर जी। इसमें क्या आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें वो सारे अवयव आएंगे, इसमें वो सारे अवयव आएंगे जो ग्रुप के सभी अवयवों से क्रम विनिमय है। दोनों परिभाषा में थोड़ा सा अंतर देखिएगा। यहाँ पे क्या है, इस परिभाषा में और उस परिभाषा में काफी मिलती जुलती है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप जी के वो सारे अवयव लेंगे जो सारे अवयवों के साथ क्रम विनिमय है। पिछली बार आपने क्या लिया था, वो लिया था जो ए के साथ क्रम विनिमय थे। आपने से वो लिए थे जो ए के साथ क्रम विनिमय थे। इस बार आप वो अवयव लेंगे जो सब अवयवों के साथ क्रम विनिमय है, सबके साथ, ए के साथ नहीं, अकेले ए के साथ नहीं, सबके साथ क्रम विनिमय। देखिए एक्स जी के साथ क्रम विनिमय, जी कौन है, जी के सभी अवयव है। तो ऐसा अवयव जो पूरे ग्रुप के साथ क्रम विनिमय हो, उस अवयव को हमें इसमें डालना है। तो एटलीस्ट ये बात कंफर्म है कि यहाँ पे और कुछ आए ना आए, ई तो पक्का है, क्योंकि ई सबके साथ क्रम विनिमय होता है। ई सबके साथ क्रम विनिमय होता है, इसका मतलब केंद्र में कम से कम ई तो पक्का आएगा, यानी केंद्र कभी खाली नहीं होगा। केंद्र कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि और कोई शर्त को पूरा करे या ना करे, ई तो इसको पक्का पूरा करेगा, और ई पक्का पूरा करेगा तो केंद्र खाली नहीं हो सकता, केंद्र खाली नहीं हो सकता। ठीक है। अगर जी अबेलियन हो गया तो ये भी मारा जाएगा, अगर जी अबेलियन हो गया तो ये भी मारा जाएगा, क्योंकि जी अबेलियन होते ही हर अवयव आपस में क्रम विनिमय होंगे, तो सबके साथ क्रम विनिमय होंगे, तो सारे के सारे ही चुने जाएंगे। तो आपका केंद्र जो है वो बराबर हो जाएगा ग्रुप जी के बराबर। फिर ये खत्म हो जाएगा, अस्तित्व तो निकल जाएगा इसका। तो क्यों, क्योंकि कहानी को समझो कि अगर हमने यहाँ क्या ले रहे हैं, हमारा यहाँ रुचि इस बात को लेके है कि क्या ग्रुप में कोई ऐसे अवयव हैं जो सबके साथ क्रम विनिमय है, सबके साथ क्रम विनिमय, सबके साथ ऐसा अवयव जो प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमय है, तो हम उसको लेना चाहते हैं। अगर ग्रुप क्रम विनिमय हो गया तो इसका मतलब सबके साथ क्रम विनिमय, तो सबके सभी एलिजिबल हो गए, सबके सभी एलिजिबल हो गए, तो पूरा का पूरा जेड जे जो है वो जी के बराबर हो गया। वरना तो इसका इंटरेस्ट बना रहेगा, और ऑब्वियसली बात, अब जेड जी में जो आएगा वो हमारे लिए सम्मानजनक भी होगा, क्योंकि जेड जी में जो भी आएगा वो वह अवयव है जो सबके साथ क्रम विनिमय है। तो जब ये नॉन अबेलियन होगा तब फिर इंटरेस्ट इसका बनेगा, वरना अबेलियन होते तो ये धत तेरी सब खराब। दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे, यहाँ जो आपका अवयव आएगा वो सिर्फ ए के साथ क्रम विनिमय, सिर्फ ए के साथ, उसे सिर्फ एक अवयव के साथ क्रम विनिमयता दर्शानी है, सिर्फ एक अवयव ए के साथ क्रम विनिमयता दर्शानी है, बस सिंगल एक, सिर्फ एक टेस्ट पास करना है कि ए के साथ क्रम विनिमय है या नहीं है। और इस केस में आपके अवयव को सबके साथ क्रम विनिमयता दर्शानी होगी, सबके साथ। खाली ऐसा नहीं कि एक अवयव के साथ क्रम विनिमय हुआ और आ गया, नहीं, अवयव को जाके हर अवयव के साथ क्रम विनिमयता दर्शानी होगी, तब जाके जेड जी में आएगा। एक अवयव के साथ दिखाया, हाँ, किसी एक अवयव ए को पहले फिक्स कर दिया। यहाँ देखो इन दोनों कहानी में जो लिखा हुआ है ना, यहाँ ए मैंने बाहर लिखा हुआ है, ए बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बार ए फिक्स कर दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार ए फिक्स कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक बार ए हो गया
फिर अगली बार दोबारा फिर नया ए ले सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए ए फिक्स हो जाएगा, एक बार के लिए ए फिक्स हो जाएगा। इस केस में आप देखेंगे तो मैंने अंदर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है अंदर ही, समुच्चय के अंदर ही जी बदलता रहेगा और बार बार बदलता रहेगा। ये जी बाहर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अंदर ही है, अंदर ही जी आपका बार बार बदलता रहेगा। और सबके साथ लगाना है, ठीक है ना। तो एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। जेड जी में कौन जाएगा, एन ए में। जेड जी डबल फिल्टर है, तो ये आपका जी ले लो। तो यहां जी के अवयव है, यहां से कोई अवयव लिया आपने एक्स और उसे ए के साथ चेक किया, ए फिक्स है और आपने ए के लिए चेक कर लिया, तो वो आ गया आपका नॉर्मलाइजर में। अब नॉर्मलाइजर में आने के बाद ए के साथ तो वो फिक्स हो गया, अब हम यहाँ पे एक शर्त और लगाते हैं आगे, क्या ये सभी के साथ क्रमविन में, ये जो अवयव आया है क्या ये सभी के साथ क्रमविन में है। अगर ऐसा है तो ये आ गया, मतलब डबल फिल्टर है, यू समझो, ये डबल फिल्टर है। नॉर्मलाइजर में तो खाली ए के साथ क्रमविन में हुआ वो आ जाएगा, लेकिन जेड जी में तब आएगा जब वो सबके साथ क्रमविन में होगा, सबके साथ, कोई भी एक को नहीं, सबके साथ, ऐसे अवयव जो सबके साथ क्रमविन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जेड जे में एन ए का अवयव, क्योंकि ए के साथ होगा फिर बाकी सबके साथ होगा, तो जेड जी में जाए। तो जेड जी में अगर कोई भी अवयव है तो एन ए में पक्का है, एन ए से ही जेड जी में आएगा, तो जेड जी उप समुच्चय हुआ एन ए का, जेड जी उप समुच्चय हुआ एन ए का। क्योंकि सोचो, जो जेड जी का मतलब सबके साथ क्रमविन में, तो जो सबके साथ क्रमविन में है वो ए के साथ तो क्रमविन में होगा ही होगा, तो वहां जो भी होगा वो एटलीस्ट यहाँ तो पक्का ही होगा। तो इसका हर अवयव यहाँ है, इसका मतलब ये उप समुच्चय है इसका, तो जेड जी उप समुच्चय हुआ एन ए का, जेड जी उप समुच्चय हुआ एन ए का। यहाँ पे भी जेड जी के साथ एक खास बात कि जेड जी एक सब ग्रुप होगा जी का, जेड जी सब ग्रुप होगा जी का। ये भी सब ग्रुप होगा, नॉर्मलाइजर भी सब ग्रुप होता है और सेंटर भी सब ग्रुप होता है। हाँ, और जेड जी जो होता है वो क्रमविन में होता है, सब ग्रुप भी होता है, अबेलियन होता है, क्योंकि इसमें कौन अवयव आए हैं, जो सबके साथ क्रमविन में है, तो जेड जी जो होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। हाँ, ये आबेली होगा, बिल्कुल आबेली होगा, जेड जी जो है वो आबेली होगा। यानी किसी का भी जो सेंटर होता है वो हमेशा आबेली होता है, किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो हमेशा आबेली होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर वही अवयव आए हैं जो सबके साथ क्रमविन में है, सबके साथ क्रमविन में, यानी यहाँ पे क्रमविन में तो आपको दिखेगी, दिखेगी, तो ये क्या हो गया, अबेलियन सब ग्रुप हो गया। अब जी चाहे अबेलियन हो या ना हो, यह सब ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा। तो जेड जी का महत्व एक ये भी बन जाता है कि भाई ये अबेलियन हो मत हो, अबेलियन हो गया तो देखो जेड जी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जेड जी का महत्व तभी तक है जब नॉन अबेलियन है ना, तभी तो इसकी वो रहेगी ना, इसकी कीमत कब तक है, जब तक जी नॉन अबेलियन है। नॉन अबेलियन है, नॉन अबेलियन का अबेलियन सब ग्रुप हो गया, तो अक्रमविन में ग्रुप का भी एक क्रमविन में सब ग्रुप हो सकता है, वो है जेड जी। ये बहुत क्लोज क्लोज रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बनाए रखना इनके अंदर, डिफरेंस बनाए रखना। केवल ए के साथ क्रमविन में है तो वो नॉर्मलाइजर में जाएगा, सबके साथ क्रमविन में है तो वो सेंट्रलाइजर में जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
अगला पार्ट है हमारा कॉन्जुगेसी या कॉन्जुगेट एलिमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं, जैसे सुनीता बता रही है, संयुग्मी अवयव कहते हैं। एक बार हिंदी नामकरण देख लेना, मैं भी चेक कर लूंगा। संयुग्मी अवयव, संयुग्मी अवयव, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि संयुग्मी अवयव कहते किसे हैं। अगर आपके ग्रुप में कोई अवयव किसी अवयव बी का कोई अन्य अवयव ए से इस प्रकार से संबंध हो, किसी अवयव बी का किसी अवयव ए से निम्न प्रकार से संबंध हो कि बी बराबर हो जी ए जी इनवर्स, बी बराबर हो ए जी जी इनवर्स। धीरे धीरे समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। तो क्या कह रहा है कि कोई अवयव बी है, उसके लिए कोई अवयव ए हो, चाहे वो खुद भी हो चाहे कोई अलग भी हो तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि खुद का खुद के साथ नहीं चलेगा, खुद का खुद के साथ भी चल जाएगा, किसी और के साथ भी चल जाएगा। अगर कोई अवयव बी है और उसको कोई अवयव ए मिल जाता है, चाहे खुद भी मिल जाए, खुद भी मिल जाए, शर्त ये है इसको पूरा कर दे, ये शर्त पूरी कर दे, यानी ए को किसी अवयव जी से संक्रिया करा के, जी जी का अवयव है, जी जी का अवयव है, जी जी का अवयव है, जी का कोई अवयव हमने लिया, कोई अवयव जी में कोई अवयव मिल गया जिसमें ए को बीच में रखा, जी को आगे रखा, जी इनवर्स को पीछे रखा, और ऐसे करते ही ये कन्वर्ट हो गया बी में, ये कन्वर्ट हो गया बी में। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो बदल कर बी बन गया, ए जो है वो बदल के बी बन गया। तो हम ए और बी जो है, वैसे तो देखें ए और बी बराबर नहीं है, क्योंकि ए बी बना है, ना कि ए बी था, ए बराबर बी नहीं था, ए और बी अलग थे, ए जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया बी में। तो ये जो दो अवयव है इन्हें हम कॉन्जुगेट एलिमेंट कहते हैं, कि एक अवयव को दूसरा अवयव बना सकता है, एक अवयव दूसरे अवयव को बना सकता है। तो हम कहते हैं बी कॉन्जुगेट है ए का, बी कॉन्जुगेट है ए का, बी कॉन्जुगेट है ए का। इसको दोबारा चित्र से समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लो ये आपका कोई ग्रुप है और इस ग्रुप में आपके ये अवयव है, इन अवयवों में से एक अवयव बी है, इन अवयवों में से एक अवयव बी है, ये बी है, और इन अवयवों में से एक अवयव ए है, चाहे ये खुद भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि अलग ही हो, ये खुद भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है। मैं एक बार अलग ले लेता हूं, ये रहा ए, ये बी और ए, बी और ए जो है, बी के लिए ए उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। वैसे कॉन्जुगेशन दोनों साइड से होती है, अगर ए को बी बना सकता है तो बी को फिर ए भी बना सकता है। कॉन्जुगेसी हमेशा दोनों साइड की होती है, वो भी आगे हम थ्योरम में पढ़ेंगे कि अगर बी का कॉन्जुगेट ए है, मतलब ए अगर बी को बना सकता है तो फिर बी भी वापस ए को बना सकता है। तो कॉन्जुगेसी दोनों साइड होती है, समिति होती है इनके अंदर, सिमेट्री होती है। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि कोई अवयव बी है और कोई अवयव ए है, ए को क्या बी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कन्वर्जन का रूल ये है। तो यहाँ इन समुच्चय में से कोई अवयव जी ऐसा मिलना चाहिए, यहाँ चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पे एक अवयव जी ऐसा मिलना चाहिए कि जी ए जी इनवर्स करूं तो मुझे बी प्राप्त हो जाए। ऐसा मिल पाता है तो मैं कहूंगा कि बी जो है वो कॉन्जुगेट है ए का, बी कॉन्जुगेट है ए का, मतलब ए को कन्वर्ट करके बी। समझ रहे हो बातों को कि क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे किस किस का रोल है, बी का कॉन्जुगेट कौन होगा, ऐसा अवयव बी का कॉन्जुगेट होगा, ऐसा अवयव बी का कॉन्जुगेट होगा जिसके लिए ग्रुप में कोई अवयव जी ऐसा विद्यमान हो कि दोनों भाई मिलकर बी बना दे। दोनों भाई इस तरीके से, ऐसा नहीं कि हर कोई तरीके से ना, इस तरीके से ए को बीच में रहना होगा, जी को आगे रहना होगा, जी के इनवर्स को पीछे रहना होगा,
और फिर इनको सॉल्व करके बी बनाना होगा। अगर इन्होंने बी बना लिया तो हम कहेंगे कि बी कॉन्जुगेट है ए का, बी कॉन्जुगेट है ए का, बी संयुग्मी है अब एक बात जो शुरुआत में बच्चों को परेशान करती है वो रहता है कि यार ये इतनी इतनी सारी चीजें बनाते क्यों है, ये ऐसी ऐसी चीजें बनाते क्या है, इसका क्या फायदा मिलता है। तो फायदा भी आगे समझ में आएगा कि इसका फायदा बहुत कमाल का है, इसके अंदर बहुत जबरदस्त चीजें आएंगी जो भी आपको आगे मिलने वाली है। तो पहले इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, पहले परिभाषा को समझ लो कि कॉन्जुगेसी कहना क्या चाहता है। कॉन्जुगेसी कहना चाहता हूँ कि बी कोई अवयव है, अगर कोई अन्य अवयव बी के कॉन्जुगेट है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब आएगा, हाँ या ना में। अगर ए दावा ठोक रहा है कि मैं कॉन्जुगेट हूं, तो फिर ए को अपना एक अवयव जी लाना होगा, जिसके साथ संक्रिया करके इस तरीके से करके उसको बी बनाना होगा। अगर ए बी बना पाता है तो फिर ए बी का कंजुगेट है, नहीं बना पाता है तो नहीं है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बंदूक नहीं लगाइए कि गोली मार देंगे। कोई शर्त को पूरा करे तो कंजुगेट है, नहीं करे तो नहीं है। तो कोई ऐसा कोई दबाव नहीं है, जरूरी नहीं कि हर अवयव बी का कंजुगेट हो, कोई हो सकता है कोई नहीं हो सकता। मान लीजिए ये बंदा है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट ने सारी कोशिश कर ली लेकिन ये इस शर्त की सहायता से बी नहीं बना पाया, तो ये कॉन्जुगेट नहीं है। ये अवयव जो है, ये मान लीजिए सी अवयव है, तो बी कॉन्जुगेट नहीं है सी का, और ए ने बना लिया तो बी कॉन्जुगेट है ए का। बस, अगर कोई बना पा रहा है तो कॉन्जुगेट है, नहीं बना पा रहा है तो कॉन्जुगेट नहीं है। कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं है कि भाई बी का कौन कौन कॉन्जुगेट होगा। बी का कॉन्जुगेट कौन कौन होगा, जो भी अवयव दावा ठोकेगा उसे एक अवयव जी लाना होगा ग्रुप के अंदर से ही, और जी आगे रहेगा, ए बीच में रहेगा, जी इनवर्स पीछे रहेगा, सॉल्व करेंगे और उनको बी बनाना होगा। अगर वो बी बना देते हैं तो फिर वो कॉन्जुगेट है, नहीं बना पाते हैं तो वो कॉन्जुगेट नहीं है। बस बात इतनी सी, बना पाएगा तो कॉन्जुगेट है, नहीं बना पाएगा तो कॉन्जुगेट नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या बी बी के कॉन्जुगेट होता है, क्या कोई खुद के कॉन्जुगेट होता है, क्या कोई अवयव अपने आप के कॉन्जुगेट होता है। क्या कोई अवयव खुद के कॉन्जुगेट होता है। तो जवाब है हाँ, होता है। हर अवयव अपने आप के कॉन्जुगेट होता है। कैसे होता है देखो, बी है, बी को बी बनाना है और एक अवयव चाहिए होगा तो वो ई को ले लेगा। ये रहा ई, ई ले लो और देखो ई बी ई इनवर्स, बी बनेगा नहीं बनेगा। ई को लगा दे तो, ई लगा दे तो, है ना, ई लगा दे तो बी, बी ई के साथ जोड़ा बना के बी ई आगे रख ले, उसी का इनवर्स पीछे लेना पड़ेगा, ई इनवर्स पीछे ले लिया। अब ई बी ई इनवर्स करेगा तो सॉल्व होके बी बन जाएगा, यानी बी बी के कॉन्जुगेट होता है। तो इसका मतलब हर अवयव अपने कॉन्जुगेट पक्का होता है, और कोई उसके कॉन्जुगेट हो ना हो, और कोई उसके कॉन्जुगेट हो ना हो, संयुग्मी हो ना हो, एटलीस्ट वो अपने आप के तो कॉन्जुगेट होता ही होता है। तो कॉन्जुगेसी समझ में आई कि हम क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेसी हम क्या कह रहे हैं। अगर किसी को भी कॉन्जुगेट बनना है, बी का कोई भी कॉन्जुगेट बनता है या बनना चाहता है, कोई भी अवयव अगर बी का कॉन्जुगेट बनना चाहता है तो ओपन है, स्वागत है, आओ आओ। कोई भी अवयव बी का कॉन्जुगेट बनना चाहता है, बनिए, स्वागत है आपका। इवन बी खुद का भी कॉन्जुगेट बन सकता है, जब बन ही गया है, बनना क्या है, बन ही गया है। तो कोई भी अवयव, कोई अन्य अवयव अगर बी का कॉन्जुगेट बनना चाहता है तो उसे अपने साथ एक जोड़ा लाना पड़ेगा। किसी भी अवयव ए को अपने साथ एक जोड़ा लाना पड़ेगा, चाहे खुद भी ले आओ कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथ, खुद के साथ भी जोड़ा बनाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि जी कोई और ही होगा ना, जी चाहे खुद भी हो। जब हमें बोलना होगा ना कि मना करना होगा तो हम खुद भी बोल देंगे कि जी जो है वो ए नहीं है। तो यहाँ जी का मतलब कोई भी हो सकता है, जी बी भी हो सकता है, जी ए भी हो सकता है, जी कोई भी हो सकता है, हमें नहीं मतलब। हमें क्या है, ग्रुप में जाओ और एक जी और ले आओ, चाहे खुद को ही ले आओ चाहे किसी और को ले आओ, लेकिन हमें ये शर्त पूरी करवानी है
कि जी ए जी इनवर्स करूं तो बी बन जाना चाहिए। अगर बन गया तो ये कॉन्जुगेट है, और नहीं बना पाया तो कॉन्जुगेट नहीं है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? कि हम क्या कह रहे हैं, जो इस शर्त को कोई यहाँ पे कोई बाध्यता वाली चीज नहीं है कि भाई कॉन्जुगेट बनाना ही पड़ेगा। कोई होगा, क्षमता होगी तो बन पाएगा, नहीं क्षमता होगी तो नहीं बन पाएगा। कोई ये कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है कि भाई बनाना ही पड़ेगा। तो हमारी शर्त क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि कोई अवयव बी है, उसका कौन कॉन्जुगेट होगा और कौन नहीं होगा, उसकी एक शर्त है बस। कोई पूरी करेगा तो वो कॉन्जुगेट है, नहीं पूरी करेगा तो नहीं है, बात खत्म। क्या करना होगा, कोई कॉन्जुगेट है या नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा, पहले उस अवयव ए को एक अवयव जी ढूंढना होगा। चाहे कोई भी ढूंढे, चाहे अपने आप को यूज करे, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो जी क्या ला रहा है, बस ग्रुप में से लाना है। चाहे खुद को लिया, चाहे बी को लिया, चाहे कोई और को लिया, किसी को भी लिया, हमें सिर्फ ये करना है कि वो जिसको भी जी को लाया, ए बीच में रहेगा, जी आगे रहेगा, जी इनवर्स पीछे रहेगा, और ये सॉल्व होके बी बन जाना चाहिए। अगर बन गया तो बी कॉन्जुगेट है ए का, बस। अगर ऐसा हुआ तो बी कॉन्जुगेट है ए का। ठीक है, तो इसे हम सरल भाषा में बोलेंगे कि ए को बी में बदला जा सकता है। ए को बी में बदला जा सकता है, सरल भाषा में ये है कि ए को बी बनाया जा सकता है। क्या क्या कोई अवयव है जो उसमें मदद करे, ए की मदद करे और ए को बी बना दे? तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो डाउट रहते हैं। एक डाउट ये रहता है कि कोई सोचा, हर बार ये सोचा कि जी का मतलब कुछ और है, नहीं है। जी का मतलब है कोई अवयव। आपको यहाँ जाना है, ये पूरा सेट खुला पड़ा है, इसमें से आप जी ले आइए, कोई भी ले आइए। ये मना मना नहीं किया। अगर मना करना होता तो मैं यहाँ लिख देता कि भाई जी बी नहीं हो सकता, जी ए नहीं हो सकता, है ना। कोई अगर बताना होता तो मैं अलग से शर्त लगा देता कि जी ये नहीं हो सकता, जी ये नहीं हो सकता। अगर ये शर्त नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि जी कुछ भी हो सकता है। चाहे आप जी ए ही ले आइए, चाहे बी ले आइए, चाहे कोई और ले आइए, हमें इससे मतलब नहीं है कि आप जी कौन लाते हैं। हमें सिर्फ ये मतलब है कि आपके पास जी होना चाहिए, आपके पास एक जी होना चाहिए इस तरीके से जो बी बना दे, बस इतनी बात। कहां से लाए हैं वो आपकी मर्जी, इसमें से किसको लाए हैं वो आपकी मर्जी। बस आप जी ला के दे दें और हम ये करेंगे और बी बन जाए, बात खत्म। और बन पाया तो बी संयुग्मी है ए का। ठीक है ना। आप क्या लाते हैं वो आपकी हेडेक है। अच्छा, अब इसमें कुछ खास बात होती है। जो संयुग्मी होने का संबंध है, वो एक तुल्यता संबंध है। संयुग्मी संबंध तुल्यता संबंध है। ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब ये समतुल्य है। हर अवयव अपने आप के संयुग्मी होता है। प्रत्येक अवयव ए किसी और के साथ संयुग्मी हो ना हो, एटलीस्ट अपने साथ तो पक्का होता है। दूसरा है समिति, इनमें समिति होती है। अगर ए बी के साथ या बी ए के साथ संयुग्मी है, बी का संयुग्मी अगर ए है, तो जब ए की बारी आएगी तो ए का संयुग्मी बी होगा। अगर बी ए का संयुग्मी है तो ए का संयुग्मी बी होगा। ऐसे ही संक्रामकता भी है इनमें। संक्रामकता ये कहती है अगर ए का संयुग्मी बी है, बी का संयुग्मी सी है, तो फिर ए का संयुग्मी सी होगा। तो इनमें ये तीनों चीजें पाई जाती है। यानी आपका संयुग्मी होने का जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है, वह तुल्यता संबंध है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है कि जो तुल्यता संबंध होता है वो आपके ग्रुप को, आपके समुच्चय को, जिस समुच्चय पे ये सारी कहानी चल रही है, उस समुच्चय को अलग अलग क्लासेस में बांट देता है। जब भी कोई संबंध तुल्यता संबंध बन जाता है, जो कि हम कहते थे कि तुल्यता संबंध जो है क्यों बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी किसी संबंध पे तुल्यता संबंध लग जाता है तो तुल्यता संबंध आपकी पूरे समुच्चय को अलग 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 असंयुक्त उप समुच्चयों में बांट देता है। मतलब पार्टीशन कर देता है, आपके ग्रुप के पार्टीशन कर देता है, आपके ग्रुप को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है।
और अलग अलग टुकड़े का अलग अलग मालिक होता है, इसका मालिक ये है, इसका मालिक ये है, इसका मालिक ये है, इसका मालिक ये है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। पहले तो हम बनाएंगे क्लासेस, कॉन्जुगेट क्लासेस, कॉन्जुगेट क्लासेस, हिंदी में शायद बोलेंगे संयुग्मी वर्ग। यहां हम क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस का मतलब क्या है कि जो जो अवयव ए के संयुग्मी है, जो भाई साहब ए के संयुग्मी है, उन सब की क्लास। ऑल एलिमेंट ऑफ जी, all elements of G which are conjugate to A। जो A के कॉन्जुगेट है, जो जो A के कॉन्जुगेट है, उन सबको यहां पे डाल देंगे, जो भी A के कॉन्जुगेट है। अब सारे कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे? इस तरीके से, ये देखो ऐसे, x इनवर्स AX, एक एक करके G के एक एक अवयव को लाओ और रखते जाओ, सारे कॉन्जुगेट बन जाएंगे। A के सारे कॉन्जुगेट बना लो, A के सारे कॉन्जुगेट बना लो। यहाँ पे एक चीज का भी ध्यान रखना, कई किताबें जो होती है, इसमें कई किताबें जी इनवर्स यहाँ लिखती है, जी इधर लिखती है, ये एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कई किताबें जी इनवर्स यहाँ लिखती है, जी यहाँ लिखती है, कई किताबें जी लिखती है, यहाँ जी इनवर्स लिखती है, तो उस पर है ना, उसकी स्ट्रेस मत लीजिए, कोई भी एक पकड़ लो बस, वो काफी है। कोई भी एक पकड़ लो, एक तरफ एक्स, ये ठीक रहता है क्योंकि यहाँ एक्स और एक्स इनवर्स तो याद भी रह जाता है। तो कोई भी एक पकड़ लो कि एक तरफ अवयव आएगा, एक तरफ इनवर्स आएगा, लेकिन बार बार बदलना मत, कभी इधर रख लिया कभी इधर रख लिया, फिर ये दिक्कत देता है। एक पकड़ लो, किधर रखना है, फिर पूरे में वही रहना चाहिए, बस इतना है। ऐसा नहीं कि अभी तो आगे रख दिया, अभी एक्स को आगे रख दिया, थोड़ी देर बाद में एक्स को पीछे रख दिया, ये ना रहे, बस इतना ध्यान रखना होता है। एक पकड़ लो कोई सा भी, वो फिक्स रखना होता है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें क्या किया हमने, हम जी में गए, एक एक अवयव उठाया, मतलब जो जी था, जी अवयव पहला उठा लिया, दूसरा, सारे उठा के रखते गए, सारे कॉन्जुगेट ए के जो थे वो सारे बन गए। बात समझिए क्या कर रहे हैं, जी में जा रहे हैं, पहला अवयव उठाया, उसे एज ए जी के तौर पे यहां रखा, पहला कॉन्जुगेट मिल गया। दूसरा अवयव उठाया, उससे रखा, अगला कॉन्जुगेट मिल गया, उससे अगला मिल गया, उससे अगला मिल गया, उससे अगला मिल गया। इस तरीके से आपको सारे ए के जितने भी कॉन्जुगेट है, क्योंकि सारे ट्राई कर लिए आपने, जी के सारे अवयव ट्राई कर लिए, तो जी के सारे अवयव ट्राई करने से जितने भी कॉन्जुगेट बन सकते थे वो सब के सब ए के तैयार हो गए। ए के सारे कॉन्जुगेट यहां आ गए, समझ गए, ए के सारे कॉन्जुगेट यहां आ गए। अब इतना पता है कि क्लास में कोई आए या ना आए, एटलीस्ट ई तो पक्का आएगा, खाली तो नहीं होगी, किसी भी अवयव की क्लास खाली नहीं होगी, क्योंकि कोई और आए या ना आए, कोई और आए या ना आए, एटलीस्ट खुद तो आएगा ही आएगा, खुद तो आएगा ही आएगा। सही है, बात सही है कि कोई और आए ना आए, ए तो पक्का आएगा, यानी कोई भी क्लास खाली नहीं रहती है, कोई भी क्लास खाली नहीं रहेगी किसी भी अवयव की क्लास में, क्योंकि उस अवयव की क्लास है, मतलब वो अवयव तो वहां होगा ही होगा। जैसे मेरी क्लास है तो मेरी क्लास में मैं तो होऊंगा ही होऊंगा, मेरी क्लास में मैं तो होऊंगा ही होऊंगा, तो मेरी क्लास खाली तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो हूं कम से कम। तो मेरी क्लास बोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरी क्लास में मैं तो हूं ही, और मैं हूं तो एटलीस्ट क्लास खाली तो नहीं है। तो किसी भी अवयव की क्लास खाली नहीं होगी। तो जब आप सारे अवयवों की क्लास बनाएंगे, सारे अवयवों की, एक ई की क्लास जो बनेगी, क्योंकि सारे अवयवों की क्लास बनेगी, ई की क्लास भी बनेगी। ई की क्लास ऐसी क्लास होगी जिसमें ई के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ई की क्लास बेचारे की ऐसी क्लास होगी, इस क्लास में ई के अलावा कोई और होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, वो ये देखो, ई की क्लास बनाओगे तो ई की क्लास में ई के अलावा कोई नहीं आएगा, वो इसलिए कि एक्स ई बन जाएगा एक्स, और एक्स एक्स इनवर्स बन जाएगा आपका ई। यानी आप चाहे जी का कोई भी अवयव ले लो, आप जी का कोई भी अवयव ले लो, हर बार ई ही बनेगा। यानी तत्समक अवयव ई की क्लास में सिर्फ ई अकेला होगा, इसकी क्लास में कोई और बंदा होगा ही नहीं, इसकी क्लास में कोई और बंदा होगा ही नहीं सिवाय अपने आप के। इसकी क्लास हमेशा सिर्फ अपने आप से चलेगी। ई की क्लास एकमात्र क्लास है इसमें जिसमें सिर्फ ई अकेला आएगा और कोई नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये है क्लासेस का सिस्टम। अब क्लासेस का में खास बात क्या है, जो मैंने बताया था कि क्लासेस क्या करती है पूरे ग्रुप को। क्लासेस की खास बात ये होती है कि दो अवयवों की क्लासेस या तो बिल्कुल सेम होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासेस, क्लासेस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो क्लासेस ए और बी की क्लासेस अगर हैं, एक अवयव ए है, एक अवयव बी की क्लासेस है, तो इनमें दो ही चीज हो सकती है, या तो क्लासेस बिल्कुल बराबर होंगी, एकदम सेम टू सेम, जो ए की क्लास में अवयव होगा वही बी की क्लास में होगा, या फिर दोनों क्लासेस बिल्कुल अलग अलग होगी, एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा, एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमारे स्कूल में भी यही होता है, अगर गौर करो तो स्कूल में भी यही होता है। अगर दो बच्चों की क्लास सेम है तो फिर सब कुछ सेम है, फिर वो बच्चे सारे सेम है ना। अगर छठी क्लास के आप दो बच्चे उठाओ, छठी क्लास के दो बच्चे उठाओ और उसे पूछो सेक्शन एक ही अगर, तो छठी क्लास के दो बच्चे उठाओ तो उनकी दोनों दोनों की क्लासें बिल्कुल सेम होंगी। एक पांचवी का बच्चा उठाओ और एक छठी का बच्चा उठाओ, उनकी क्लासें बिल्कुल अलग होंगी। बस दो ही संभावनाएं हो सकती है, अगर आप कोई स्कूल में से दो स्टूडेंट उठाएं, पूरी स्कूल में से दो स्टूडेंट उठाएं, तो या तो उनकी क्लासें बिल्कुल सेम होंगी या बिल्कुल अलग अलग होंगी, एक भी मैच नहीं करेगा, या तो मैच करेगा तो सारे ही मैच करेंगे, और या फिर कुछ भी मैच नहीं करेगा। देखा स्कूल में ऐसा ही होता है। नहीं, ई नहीं होगा यहाँ पे, ई होना आवश्यक नहीं है। देखो शर्तें हैं, ई को होना है, लाओ। आप ई कैसे बनाओगे, कौन सा अवयव ऐसा है जिसको अगर आप रखो और ई बन जाए। एक ही क्लास में ई आएगा नहीं आएगा इसकी कैसे गारंटी ले ली, एक ही क्लास में ई आएगा, कैसे आएगा, लाओ कोई एक्स बताओ ऐसा जिससे ये सब कुछ कन्वर्ट होके ई बन जाए, ये सारा कन्वर्ट होके ई बन जाए। कोई अवयव है ऐसा जिसको रखने पर ई बन जाए? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो है ना, बिल्कुल नहीं, कह नहीं सकते कि आएगा या नहीं आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही क्लास, ये कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, क्लासेस सब ग्रुप नहीं होती है, क्लासेस सब ग्रुप नहीं होती है। कॉन्जुगेट क्लासेस सब ग्रुप नहीं होती है। इसलिए इनके पास तत्समक अवयव सबके पास हो ये जरूरी नहीं है। कॉन्जुगेट क्लासेस सब ग्रुप नहीं होती है, ठीक है। तो आप स्कूल वाला एग्जांपल याद करिए ना, अपने स्कूल में जाइए, किसी भी दो बच्चों को पकड़िए, और या तो एक क्लास से होंगे तो सारे बच्चे सेम होंगे, अलग अलग क्लासेस होंगे तो कुछ भी सेम नहीं होगा। कभी हो सकता है कि दो बच्चे आप उठाएं स्कूल से और वो कह दे कि हाँ हमारी क्लास में एक एक बच्चा सेम है, नहीं हो सकता। या तो क्लासेस दोनों एक ही क्लास के होंगे तो सब कुछ सेम होगा, अलग अलग क्लास से होंगे तो सब कुछ अलग होगा। तो इसीलिए नाम रखा गया क्लासेस। क्लासेस में यही खास बात होती है, या तो कॉमन कुछ भी नहीं होता, और अगर कॉमन हुआ तो फिर सब कुछ कॉमन होगा, क्योंकि जब एक ही क्लास में होंगे तो बचे हुए सारे बच्चे भी कॉमन होंगे। ऐसा नहीं वो बताएगा, ऐसा नहीं कि जनक मिक्स हो जाएगा, वो ऐसे लिखेगा कि ये क्लासेस है और है ना, बिल्कुल लिखेगा। जब आप जनक लिखते हैं तो जनक के लिए आप सामने ग्रुप लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं। मिक्स होने का सवाल भी नहीं होता, पहली बात तो सवाल ही नहीं बनता कि मिक्स हो जाए, क्योंकि जब आप चक्रीय ग्रुप लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं जी बराबर है, जी इसके बराबर है, मतलब ये जनक है जो ए बना रहा है पूरे के पूरे जी को। और यहां जब आप लिखते हैं तो खाली एक ब्रैकेट लगा के ए की बी की क्लासेस लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये है क्लासेस की कमाल की बात, या तो दो क्लासेस बिल्कुल सेम होंगी या क्लासेस बिल्कुल अलग अलग होंगी। इससे क्या होगा कि जो आपका ग्रुप है वो क्लासेस में बढ़ जाएगा, आपका जो ग्रुप है वो क्लासेस में बढ़ जाएगा। ये हो गई आपकी एक ही क्लास, एक ही क्लास, इतने अवयव एक ही क्लास में आ गए। अब फिर आएगी बी की क्लास, बी की क्लास या तो बिल्कुल एक ही क्लास की सेम होगी, बी की क्लास
या तो बिल्कुल एक ही क्लास के जैसी होगी, और नहीं है तो फिर बिल्कुल अलग होगी। तो मान लेते हैं बिल्कुल अलग है, ये बी की क्लास होगी। फिर सी की क्लास आएगी, सी की क्लास या तो इन दोनों क्लासेस में से किसी क्लास के सेम होगी, एकदम सेम टू सेम होगी, फिर उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। और या फिर एकदम अलग होगी, एकदम अलग होगी तो ये रही, ये मान लो सी की क्लासेस है। फिर किसी अवयव डी की क्लास, डी की क्लास या तो सेम होगी, जैसे आप स्कूल में मान लो 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने पहले बच्चे से पूछा कौन सी क्लास का बच्चा है, उसने कहा 5वीं क्लास का, फिर दूसरे बच्चे को पूछा तू कौन सी क्लास का है, अगर वो बोलता है 5वीं क्लास का तो वो तो हो चुका, तो बस तू तो जा, तेरी क्लास तो बन चुकी। फिर तीसरे बच्चे को पकड़ा, तू कौन सी क्लास का, उसने कहा 6ठी क्लास का, तो आपने 6ठी क्लास बना दी। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, क्या 12 क्लासेस के अलावा कोई और क्लासेस बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे उन्हीं क्लासेस में आ जाएंगे फिर। तो बस यही है, अलग अलग क्लासेस बनाते जाओ, सेम क्लासेस हो तो फिर मत बनाना। जैसे अब मान लो डी बनाया और डी की क्लास वही है जो ए की क्लास है, तो फिर नई क्लास बनाने वो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ए की क्लास और डी की क्लास एक ही बात है। अगर दो बच्चे 5वीं के हैं तो वो एक ही क्लास हो गया, फिर एक की क्लास बना दी, बात खत्म, दूसरी क्लास क्यों बनाओ। तो डी जो है वो अलग हुआ तो ठीक है, अलग नहीं हुआ, इन्हीं में से कोई हुआ तो बात खत्म, बन चुकी है। डी की क्लास मान लो ये अलग है, ये ई की क्लास अलग है, एफ की क्लास अलग है, और ये जी की क्लास होगी, ये किसी अवयव एच की क्लास होगी। इस तरीके से आपका पूरा ग्रुप क्लासेस में बंट जाएगा, पूरा ग्रुप क्लासेस में बंट जाएगा। और सारी की सारी क्लासेस, जैसे स्कूल होता है ना, पूरा स्कूल आपका 10 क्लासेस या 12 क्लासेस में बढ़ जाता है पूरा स्कूल, वैसे यहाँ पे भी। अब याद रखिए, ये बच्चे, क्लासेस का बच्चों से कोई संबंध नहीं है, 5,000 बच्चों की भी 12 क्लासेस ही होती है। अगर किसी स्कूल में 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी क्लासेस 12 ही होती है, अगर वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो। और अगर 10,000 बच्चे हैं तो भी, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है क्लासेस के नंबर से कि कितनी क्लासेस बनेगी। अब ये 5,000 है तो कितनी क्लासेस बनेगी, नहीं बताया जा सकता, है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्लासेस की संख्या कितनी होंगी ये कोई नहीं बता सकता, वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं उन पे करेगा, जो अभी हमारे कोर्स से बाहर है, उसकी माथापच्ची नहीं करेंगे। हाँ, एक क्लास में कितने अवयव हैं ये बताया जा सकता है, एक क्लास में कितने अवयव हैं, ऑर्डर ऑफ क्लास ए, किसी क्लास ए में कितने अवयव हैं, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। एन ए का मतलब है ए का नॉर्मलाइजर, ए का नॉर्मलाइजर बनाकर, ए का नॉर्मलाइजर बना के जी के ऑर्डर में भाग दे दो, जितना आएगा वो ए की क्लास के अवयवों की संख्या होगी, कि ए की क्लास में कितने अवयव होंगे, ये पता कर सकते हैं। और क्लासेस के अवयवों की संख्या बराबर नहीं होती, जैसे 5वीं क्लास में कितने बच्चे हैं उतने बच्चे 6ठी क्लास में थोड़ी होते हैं, उतने 7वीं में थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे, और अगर हम सह समुच्चय को देखें, सह समुच्चय भी यही काम करा करते थे, सह समुच्चय भी ग्रुप को अलग अलग भागों में पार्टीशन करते थे, लेकिन सह समुच्चय में एक प्रॉब्लम थी, वो बराबर बराबर बांटते थे। सह समुच्चय बराबर बराबर बांटा करते थे, ये बराबर बराबर नहीं बांटते, कोई छोटी क्लास होगी, कोई बड़ी क्लास होगी, कोई उससे बड़ी क्लास होगी, कोई सबसे छोटी क्लास होगी, क्लासेस में बराबर अवयव नहीं होते, ये अलग है। क्लासेस में बराबर अवयव नहीं होते, क्लासेस में अलग अलग अवयव हो सकते हैं। हाँ, 2 क्लासेस में सेम भी हो सकते हैं, लेकिन भाई कौन सी, ये जो चीज है ना, ये इत्तेफाक है, मान लो 5वीं क्लास में उतने ही बच्चे हो गए 6ठी क्लास में, हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता ना कि हर बार 5वीं क्लास और 6ठी क्लास में बराबर ही अवयव होंगे। किसी भी स्कूल में चले जाओ, हर स्कूल में 5वीं और 6ठी क्लास में बराबर बच्चे होंगे, किसी स्कूल में इत्तेफाकन बराबर हो गए तो हो गए। तो इसलिए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, ये ग्रे मानी है, इसीलिए हम ग्रे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ग्रे का मतलब है कभी सच भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। क्लासेस में नॉर्मली अलग अलग अवयव ही होते हैं, कभी सेम भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। हम गारंटी की बात करते हैं, गणित में जो भी हम बोलते हैं वो गारंटीड बोलते हैं, वो गारंटीड नहीं होता फिर हम उसको मानते ही नहीं, कि इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, कुछ भी बोलोगे गलत साबित होगे। अगर आप कहोगे कि सब में अलग अलग है तो कोई लाके दिखा देगा सर ये देखो बराबर है यहाँ पे, मैं बराबर बोलूंगा तो कोई लाके दिखा देगा सर, इसका मतलब कुछ भी बोलो उसको गलत साबित किया जा सकता है, तो वो फिर ग्रे में चला जाता है, मतलब ना वो सही है पूरी तरीके से, ना पूरा सही है ना पूरा गलत है, वो ग्रे हो गया, है ना। हम सिर्फ उतना ही बोलते हैं जो या तो पूरा गलत हो, गणित में जो हम बोलते हैं वो दो ही चीजें होती है, या जो पूरा गलत हो या जो पूरा सही हो। जो कभी सही कभी गलत होता है उससे हम गणित से बाहर निकाल देते हैं, या उसके बारे में जिक्र भी नहीं करते। जो कभी कभी सही गलत होता है ना, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, काउंट नहीं करते उसे।
काउंट सिर्फ दो ही चीजों को करते हैं, जो हमेशा गलत है या जो हमेशा सही है, बस। क्योंकि इस दोनों ही केस में आप क्लियर हैं, हमेशा गलत है, कोई कहे कि सूर्य जो है वो पश्चिम से निकलता है, पूरा गलत, चल जाएगा। ये गणितीय कथन है। गणितीय कथन में आपको याद होता होगा, जो पढ़ाया जाता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। वो नहीं चलता जो कभी ट्रू और कभी फॉल्स हो, उसकी जगह मैथ्स में नहीं है। तो ये आपकी क्लासेस हुआ करती है। तो क्लासेस का आइडिया कुछ और नहीं है, आपके ग्रुप को बांटना है और अलग अलग क्लासेस बना बना के बांटना होता है, इसे क्लासेस कहते हैं। क्लियर हुआ ये? चलो एक बार दोबारा से सारी चीजों को पढ़ते हैं। हमने जो जो पढ़ा है, ये समाकारिता तो हो गई थी। नॉर्मलाइजर पे आ जाते हैं। नॉर्मलाइजर क्या होता है? अगर कोई सवाल आपको पूछना हो तो पूछ लेना इनसे। नॉर्मलाइजर क्या होता है? किसी अवयव ए का नॉर्मलाइजर होता है। नॉर्मलाइजर पहले एक समुच्चय का नाम है जो ए से बनाया गया, खास अवयव ए के लिए बनाया गया। किसी दूसरे अवयव का अलग नॉर्मलाइजर होगा, तीसरे अवयव का अलग नॉर्मलाइजर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी समुच्चय में 10 अवयव है तो 10 नॉर्मलाइजर बनेंगे, बिल्कुल 10 बनेंगे। A1 का नॉर्मलाइजर, A2 का नॉर्मलाइजर, A3 का नॉर्मलाइजर, A4 का नॉर्मलाइजर, A5 का नॉर्मलाइजर, A6 का, A7 का, A8 का, A9 का, A10 का। लेकिन 10 बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब अलग अलग बनेंगे। हो सकता है कि कोई दो नॉर्मलाइजर सेम बन जाए। A1 का नॉर्मलाइजर, A2 का नॉर्मलाइजर A क्यूब, A3 का, A4 का नॉर्मलाइजर सेम हो, है ना। गिनती में 10 है, हर एक एक अवयव एक एक नॉर्मलाइजर बना सकता है। लेकिन बना सकता है इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग ही बनेंगे। हो सकता है दो नॉर्मलाइजर सेम हो, जैसे A1 अवयव का नॉर्मलाइजर और A4 अवयव का नॉर्मलाइजर सेम है, तो ये सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। काउंटिंग में आप हाँ ये कह सकते हैं, अगर मैं ऐसे गिन रहा हूँ बिना ये देखें कि सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सबको बस जितने अवयव बना पा रहे अगर उसको गिनूं, तो अगर जी में 10 अवयव हैं तो 10 नॉर्मलाइजर बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम ऐसे नहीं गिनते, हमारी गिनती ऐसे कभी नहीं होती। हमारी गिनती होती है जो चीजें सेम हो जाती है उनको एक ही बार गिना जाता है। हमारी गिनती ऐसी बनी हुई है। हमारा जो नेचुरल काउंटिंग का सिस्टम है वो ये है कि दो चीजें सेम हो गई तो उसको एक गिना जाता है। दो चीजें अगर सेम हो गई तो उसको एक गिना जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 50 अवयव 50 नॉर्मलाइजर बनाएंगे, नहीं, क्योंकि तब कुछ सेम बनेंगे, सेम बनेंगे वो एक काउंट होंगे। तो कौन कौन सेम बनेंगे नहीं बनेंगे, इसलिए हम उसकी जगह नहीं बता सकते कि कितने। हाँ, हर अवयव का नॉर्मलाइजर होता है, ये बात सच है। हर किसी का नॉर्मलाइजर होता है, ये बात सच है। और नॉर्मलाइजर जो है वो अपने आप में एक सब ग्रुप भी होता है। ये कितने नॉर्मलाइजर बनेंगे ये तो भाई आप ग्रुप बताओगे तभी हम बता पाएंगे। बना बना के देखेंगे, पता चलेगा कितने बने कितने नहीं बने। क्लियर है? ठीक है। तो नॉर्मलाइजर में कौन अवयव आएंगे? जो ए के साथ क्रम विनिमय है। जो भी आपने ए अवयव चूज किया, पहले आप ए चूज करते हैं। नॉर्मलाइजर ऐसे नहीं बनता कि सीधा नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर किसी अवयव ए का होता है, तो पहले आप एक अवयव चूज करिए, फिर उसका नॉर्मलाइजर बनेगा। अवयव फिक्स हो गया। अब हमें देखना है कि कौन कौन ए के साथ क्रम विनिमय है। तो जो जो अवयव ए के साथ क्रम विनिमय है वो डाल दीजिए, वो नॉर्मलाइजर कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अगर जी अबेलियन हुआ तो फिर तो हर कोई ए के साथ क्रम विनिमय होगा, और हर कोई ए के साथ क्रम विनिमय होगा तो पूरा का पूरा एन ए जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नॉर्मलाइजर का आइडिया क्लियर हुआ। उसके बाद में आते हैं अगले पे, सेंट्रलाइजर पे या सेंटर ऑफ द ग्रुप। सेंटर ऑफ द ग्रुप में था, यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा को हमने आगे बढ़ाया। अब हम किसी अवयव के साथ सीमित नहीं है। अब हम किसी अवयव के साथ सीमित नहीं है कि ए के साथ क्रम विनिमय नहीं। अब हम उन अवयवों को ढूंढ रहे हैं जो सबके साथ क्रम विनिमय, सबके साथ, किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ, हर किसी के साथ क्रम विनिमय। देखो हमने जी के वो अवयव लिया है जो सबके साथ, जी कौन है? सब, जो सबके साथ क्रम विनिमय, सबके साथ, किसी एक के साथ नहीं। नॉर्मलाइजर तो किसी एक अवयव के साथ समिति वाले अवयवों को लेता है, लेकिन केंद्र जो है वो उन अवयवों को लेता है जो सबके साथ क्रम विनिमय, सबके साथ। यानी जेड जी में जो अवयव आएंगे वो सबके साथ क्रम विनिमय होंगे, सबके साथ। ठीक है। और आपका अगर जी अबेलियन हो जाता है तो इसका मतलब है कि हर कोई हर किसी के साथ क्रम विनिमय, सब क्रम विनिमय, तो पूरा का पूरा केंद्र आपका जी बन जाता है। और जेड जी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा कि कोई और अवयव सबके साथ क्रम विनिमय हो या ना हो, बाय डेफिनेशन तत्समक अवयव सबके साथ क्रम विनिमय होता है। तत्समक अवयव की परिभाषा क्या होती है? ई ए बराबर ए ई बराबर ई ए। तो उसका मतलब है वो हर अवयव के साथ, बाय डेफिनेशन ही उसकी ऐसी है कि वो सबके साथ क्रम विनिमय, तो वो सबके साथ क्रम विनिमय होता है। तो जेड जी में कोई और हो ना हो, ई पक्का होता है। और जेड जी जो होता है वो एक सब ग्रुप होता है।
एक सब ग्रुप होता है। अगर जेड जी के पास कुछ भी है तो वो एन ए के पास जरूर है ना, क्योंकि जो सबके साथ क्रम विनिमय है वो ए के साथ तो पक्का ही होगा, तो जो भी जेड जी के पास है वो एन ए के पास भी होगा। हाँ, एन ए के पास हो वो जेड जी के पास हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई ए के साथ क्रम विनिमय है इसका मतलब सबके साथ क्रम विनिमय ये नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब जेड जी उपसमुच्चय होता है एन ए का, और जेड जी जो मैं बता चुका कि ये सब ग्रुप होता है जी का। और खास बात है कि जेड जी जो होता है वो अबेलियन होता है, चाहे जी अबेलियन हो या ना हो, जेड जी हमेशा अबेलियन होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जेड जी में खाली ई आता है, क्योंकि ऐसा है जब नॉन अबेलियन ग्रुप होते हैं ना, नॉन अबेलियन ग्रुप जब होते हैं तो उन केस में सिर्फ ई एकमात्र अवयव होता है नॉर्मली। ये बात पूरे तरीके से सच नहीं है, हमेशा नहीं होता ऐसा। एक बर्न साइड थ्योरम आएगी जो बताती है कि कई केस में आपका जेड जी जो है जब नॉन अबेलियन ग्रुप होता है तो उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारे अवयव हो जाते हैं, है ना। वो बर्न साइड थ्योरम आएगी जब बात करेंगे। अभी फिलहाल इसको, है ना, जो बता रहा हूँ वो ग्रे एरिया वाली बात बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है। नॉर्मली तो ये होता है कि जेड जी में सिर्फ ई के अलावा कुछ और नहीं आता सिवाय ई के अलावा, क्योंकि ई एकमात्र अवयव होता है जो सबके साथ क्रमविन में होता है, और कोई होता ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि और भी कई अवयव होते हैं जो सबके साथ क्रमविन में होता है, उस समय जेड जी थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन कब जेड जी ई से बड़ा हो जाता है वो एक क्योरसिटी का कारण था कि क्या कोई और अवयव भी हो सकते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप में। जब नॉन, देखो अबेलियन होते तो एक कहानी खत्म है, अबेलियन होती तो कहानी खत्म है, जेड जी बराबर जी बन जाएगा, सारा अर्थ खत्म। लेकिन जब नॉन अबेलियन ग्रुप होता है तभी इंटरेस्ट बना रहता है कि जेड जी क्या है। तो उस समय जो है ये इंटरेस्ट आता है कि कब ऐसा होगा कि जेड जी जो है वो ई से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। कब होगा, जब आपका जेड जी ई से थोड़ा बड़ा बनेगा, मतलब उसमें ई के अलावा भी कोई अवयव आएगा, ई के अलावा भी कोई अवयव आएंगे जो सबके साथ क्रम विनिमय होंगे, जबकि ग्रुप में क्रम विनिमयता नहीं है। ग्रुप में क्रम विनिमयता न होने के बावजूद भी ई के अलावा, ई तो होना ही होना है, ई के अलावा कोई और अवयव हो जो बिना क्रम विनिमयता के भी पूरे ग्रुप के साथ, है ना, वो इंटरेस्ट का विषय है। वो उसका जवाब देता है बर्नसाइड थ्योरम। बर्नसाइड थ्योरम जो आगे पढ़ेंगे कि भाई क्या बर्नसाइड थ्योरम क्या कहता है, कि वो बताता है कि जेड जी जो है वो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है जब ग्रुप ऐसा होता है। वो कैसा होता है वो थ्योरम के साथ बात करेंगे। अभी पहले इसी कहानी को समझ लो। संयुग्मी की परिभाषा ये था कि अगर ए और बी दो अवयव हैं, उसमें से आपको ए की सहायता से बी बनाना है, ए की सहायता से बी बनाना है, उसके लिए आपको एक जी ढूंढना होगा अपने ग्रुप में, और अपने ग्रुप में आपको जी मिल जाए, जी ए जी इनवर्स करना है और बी बन जाना चाहिए। अगर बन गया तो वो उसका कॉन्जुगेट है, नहीं बना तो वो उसका कॉन्जुगेट नहीं है, बात खत्म। बन पाया तो है, नहीं बन पाया तो नहीं है। और ये कोई जरूरी शर्त नहीं है कोई अवयव, हाँ ये बात अच्छी बात है कि कॉन्जुगेसी खाली नहीं जाती। कोई अवयव किसी और के कॉन्जुगेट, कोई और अवयव उसको कॉन्जुगेट मिले या ना मिले, मतलब कोई और साथी मिले ना मिले, एटलीस्ट हर कोई अपना साथी तो होता ही होता है। हर कोई अवयव खुद का कॉन्जुगेट होता है, मतलब बी को बी बनाया जा सकता है ई की सहायता से। तो और कोई हो ना हो तो बी में एटलीस्ट बी तो पक्का ही है। फिर हम आ जाते हैं कॉन्जुगेट क्लासेस के अंदर। और हाँ, ये जो संयुग्मी का संबंध होता है ये समतुल्य सममित संक्रामक होता है, मतलब कोई अवयव अपने आप के कॉन्जुगेट होता है। अगर बी, आप ए से बी बना सकते हैं तो बी से ए भी बन सकता है, और अगर ए बी कॉन्जुगेट है, बी सी कॉन्जुगेट है तो ए सी के कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेसी जो है वो संक्रामक भी होते हैं, फैलती है ये। अगर ए, मतलब आप सी को सी से बी बना सकते हैं, बी से ए बना सकते हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप सी से ए भी बना सकते हैं, मतलब सी कॉन्जुगेट होगा ए का। और ऐसे ही आपका यहाँ पे क्लासेस का सिस्टम। क्लासेस में ये होता है कि ए के जितने भी कॉन्जुगेट है, ए के जो जो अवयवी कॉन्जुगेट है उन सबको इकट्ठा करके एक क्लास में डाल लो। सारे जो भी ए के कॉन्जुगेट है उन सबको क्लास में डालो। वो सब कौन है, अब ए की क्लास में कौन है, ए की क्लास में वो है जो ए के कॉन्जुगेट है, मतलब जो ए बना सकते हैं, जिन सब में सामर्थ्य है, कैपेबिलिटी है कि वो ए बना सकते हैं, वो सब हमने क्लास ए में डाल दिया। इस तरीके से आपकी क्लासेस तैयार हो गई। हमने देखा कि ई की क्लास में ई के अलावा कोई और है ही नहीं। नॉर्मली हर क्लास में खुद तो होता ही होता है, कुछ और अवयव भी हो सकते हैं, लेकिन ई की क्लास में कभी और अवयव हो ही नहीं सकते सिवाय ई के। ई की क्लास में ई के अलावा कोई और अवयव नहीं हो सकते। और एक बात और है इसके अंदर कि अगर जी अगर अबेलियन हो गया, जी अबेलियन हो गया तो सबसे बुरी स्थिति होगी। अगर जी अबेलियन हो गया तो सबकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। भयंकर,
भयंकर स्थिति हो जाएगी अगर जी अबेलियन हुआ। अगर जी अबेलियन हुआ तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये आगे पीछे होंगे, आगे पीछे होंगे तो एक्स से एक्स इनवर्स ई बना लेगा, ए ई बराबर ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर किसी की क्लास में सिर्फ वो खुद का अवयव आएगा और कोई अवयव नहीं आएगा। यानी हर क्लास में अपने अलावा कुछ और नहीं आएगा। ए की क्लास में खाली ए आएगा, बी की क्लास में बी आएगा। बड़ी वीरान क्लासेस बनेंगी अगर जी अबेलियन हुआ तो। ई को तो तब भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब अबेलियन नहीं था तब भी ई की क्लास में ई ही था, कोई और था ही नहीं। ई की क्लास में तब भी कोई और नहीं था, है ना। जी ई को तो बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि जी ने तो बेचारे ने पहले, ई ने तो पहले भी यही देखा था कि जब नॉन अबेलियन होता है तब भी ई की क्लास में ई के अलावा कोई और नहीं होता। तो जब अबेलियन होगा, अब ई के सारे समकक्ष हो गए, हर किसी की क्लास में उसके अलावा कोई और अवयव नहीं होगा, यानी हर बच्चे की क्लास अलग होगी, हर बच्चे की क्लास अलग होगी अगर जी अबेलियन हुआ। मजा नहीं आया, मजा नहीं कि हर किसी की अलग अलग क्लास, हर क्लास में बंदा अकेला बैठा है, हर क्लास में एक बच्चा बैठा है। अगर जी अबेलियन हो तो मतलब ये जो सारा आइडिया है ना, ये नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए बनाया गया है। अबेलियन आते ही सत्यानाश हो जाता है। आप देख सकते हो ये सारा जो बनाया गया है ना, सबका सब नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए। ये पूरी थ्योरी नॉन अबेलियन ग्रुप पे काम करती है। अबेलियन ग्रुप आते ही सब बेड़ा गर्क, सारे अर्थ अनर्थ हो जाते हैं, है ना। बात समझ में आई है? ये सब नॉन अबेलियन, क्योंकि मैंने पहले कहा ना, अबेलियन में वो मजा नहीं है, वो कमाल की चीज नहीं है जो नॉन अबेलियन में पाई जाती है। तो नॉन अबेलियन की स्टडी सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि अबेलियन में आती है तो वो सारे के सारे कंसेप्ट खत्म से ही हो जाते हैं। हाँ, क्लास तो क्या है, ये है कि भाई एक क्लास में एक बच्चा बैठा है, हाँ फिर वो बस एक एक बच्चे को पढ़ाओ, हर क्लास में एक एक बच्चा बैठा है, तो वही तरह की काय की क्लास, फिर तो हर क्लास में एक एक बच्चा बैठा है और सबकी क्लासेस अलग अलग है, सब में बंदा अकेला बैठा है, तो फिर क्लासेस ऐसे लगती है कि ये कोई क्लासेस है। ऐसी कोई क्लासेस होती है हर क्लास में एक एक बच्चा बैठा है। तो अबेलियन कहा ना कि अबेलियन होती तो सब में बेड़ा गर्क हो रहा है। आप किसी भी कंसेप्ट को ले लो, चाहे नॉर्मलाइजर को ले लो, चाहे सेंट्रलाइजर को ले लो, बचता क्या है इसमें? कुछ नहीं बचता। अबेलियन होते ही तो ये सारी राम कथा ही पूरी। अब देखो, अब यहाँ पे कॉन्जुगेट देखो, अगर अबेलियन हुआ तो सारा ही खत्म हो जाएगा, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अबेलियन होते ही सारा खेल खत्म हो जाएगा, मतलब फिर आपका एक अवयव अपने आप के अलावा कोई और किसी का कंजुगेट नहीं होगा। अगर जी अबेलियन हुआ, अगर जी अबेलियन हुआ तो सिर्फ हर अवयव अपना ही कॉन्जुगेट होगा, कोई और किसी का कॉन्जुगेट होगा ही नहीं। अबेलियन होते देखो, अबेलियन होते क्लास में एक अवयव आया, इसका मतलब है कि कोई और कॉन्जुगेट है ही नहीं। ए का कॉन्जुगेट सिर्फ ए होगा, बी का कॉन्जुगेट सिर्फ बी होगा, सी का कॉन्जुगेट सिर्फ सी होगा, यानी हर कोई सिर्फ अपना कॉन्जुगेट होगा, कोई और किसी का कॉन्जुगेट होगा ही नहीं। तो पूरा अर्थ खत्म हो जाता है। अगर जी अबेलियन बन जाता है तो हमारा वो अर्थ ही खत्म हो जाता है कि हर अवयव सिर्फ अपना कॉन्जुगेट है, जो कि हमेशा होता ही है। कोई और भी होना चाहिए था, लेकिन कोई और होगा ही नहीं अगर जी अबेलियन है तो। जी अबेलियन है तो हर अवयव सिर्फ अपना कॉन्जुगेट होगा। तो ये है कहानी। अब थोड़ा सा सवाल करेंगे, फिर आज जो एक लेक्चर और लेंगे तो उसमें सवाल करेंगे ग्रुप थ्योरी के शुरू से। फिर उसके बाद में साइलो थ्योरम बच रही है, बर्नसाइड थ्योरम बच रही है, कोशी की थ्योरम बच रही है, 3-4 थ्योरम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो बच रही है। लेकिन उनको आने से पहले पहले इन चीज़ों को एक बार क्लियर कर लेते हैं, ताकि वो जो थ्योरम है वो अच्छे से समझ में आए। अब एक बार सवाल कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत लंबी हो गई है ना, लगभग 21-22 क्लासेस हो गई है थ्योरी की, तो काफ़ी लंबी थ्योरी हो गई है। अब थ्योरी को एक बार सवालों के साथ जोड़ के देख लेते हैं, ताकि चीज़ें अच्छे से मजबूत हो जाए, वरना ये लग रहा है कि बहुत कुछ याद 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 करना पड़ रहा है। तो अब सवालों के साथ जोड़ते हैं और फिर साइलो थ्योरम और उन पे आएंगे। आज 22वां लेक्चर है ना, तो 22 थ्योरी है ही, कर लें तो क्या करें। चीज़ें ही ऐसी है, समझने में वैसे भी टाइम लगता है, आप लोगों को भी, हमें समझाने में टाइम लगता है और आपको समझने में टाइम लगता है ना। तो हमें भी टाइम लगता है, समझाने में टाइम लग रहा है, आपको समझने में तो शायद और ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। अगर मैंने 1.5 घंटे में आपको इतना समझाया है तो इसे समझने समझने में आपको 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने डाउट होंगे, ये ऐसे क्या बनेगा, ऐसे कर दूं तो क्या होगा, मतलब बैठ के इसके ऊपर विचार करोगे तभी तो वो जमेगा, तो उसमें आपको भी टाइम लगेगा। तो कुछ सवाल कर लेते हैं। ग्रुप तो बड़ा है ही, और ग्रुप अभी जो पढ़ रहे हैं, याद रखिए ग्रुप बहुत छोटा पढ़ रहे हैं हम लोग। हम ग्रुप पढ़ रहे हैं जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक का है, उतना ग्रुप पढ़ रहे हैं, वरना ग्रुप तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है, वरना ग्रुप तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है।
अभी तो हम बहुत स्पेशल प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो तो पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, वरना वो सारे के सारे ग्रुप और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट क्लास में। आज हमारी असमीका की क्लास होगी, इनइक्वालिटी की, वो स्टार्ट करेंगे, उसे पढ़िएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है फंक्शन के लिए। और बाकी भी आगे भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें असमीका बहुत यूज़ होती है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, बहुत पढ़ना है आप लोगों को, बहुत सारा पढ़ना है।